Yeah. Welcome everyone. So today we're going to have another ad story session where Amrish ji going to share their story, जो भी उनकी ऑटिज्म की जर्नी रही। तो जैसा पास्ट में भी हम लोगों ने अपनी पेन स्टोरी सेशंस किया था, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। और पर्पस इस सेशन का ये है हमारा कि हम एक दूसरे से कुछ जो भी एक्सपीरियंस है हमारे, जो भी लर्निंग्स हुई है इस जर्नी में, वो एक दूसरे से सीख सकें। तो आज अमरीश जी बताएंगे अपनी जो भी स्टोरी है आज तक की। अमरीश जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर। गुड इवनिंग। मैं अमरीश। आज मैं अपने बेटे अक्षर की स्टोरी शेयर करूंगा, जो कुछ भी हम लोगों ने उसके बचपन से लेकर के अभी तक फील किया है। मैं चाहता हूं कि उन चीज़ों को थोड़ा शेयर करूं, सो दैट अगर सेम स्टोरी और किसी के साथ हो तो शायद वो कुछ बेनिफिटेड हो सकें उनसे। नॉर्मल डिलीवरी टाइम में मेरी वाइफ का कहीं कोई इशू नहीं था। हम लोगों ने रूटीन चेकअप प्रॉपर करवाते रहे, कभी कोई इशू नहीं हुआ। बट 33 वीक में जाकर के रैंडम एक एमनोटिक फ्लूइड लीक हुआ और हम लोग रैंडमली गए हॉस्पिटल में जहाँ से इनका रूटीन चेकअप चलता था। वहाँ जाके फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको कुछ देर हम लोग वेट करते हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर हम सीजर के लिए सोचेंगे। हम लोगों ने लगभग रात के 11 बजे ये फ्लूइड लीक हुआ था और लगभग अगले दिन सुबह 9 बजे तक डॉक्टर ने वेट किया नॉर्मल डिलीवरी हो। बट लास्ट में डॉक्टर ने मुझे बुलाया और बोला कि ऐसा है, ये नॉर्मल डिलीवरी अभी थोड़ा मुश्किल है, अगर आप बोलें तो हम सीजर के लिए प्रोसीड करें। तो मैंने बोला उनको, सर चूंकि आप एक्सपर्ट हैं, आपको अगर लगता है कि सीजर ही सही है तो आप सीजर कर दीजिए। तो फिर उन्होंने इमीडिएट पूरा ऑपरेशन फिर रेडी किया और ऑपरेट किया। ऑपरेट करके जब बाहर आए तो डॉक्टर और जो भी स्टाफ थे उन सबका रिमार्क्स ये था कि बच्चा बिल्कुल फिट है, कहीं कोई इशू नहीं था। क्राई भी मतलब इमीडिएट किया था जस्ट आफ्टर बर्थ, और जो भी रूटीन चेकअप था उसका सब नॉर्मल था। तो मैं, चूंकि बच्चे का जन्म मेरा भुज में हुआ था, एक वहाँ पे एमएमपी के हॉस्पिटल है उसमें, तो उन्होंने वहाँ पे सीजर के केस में भी 2 दिन में मतलब डिस्चार्ज देते हैं हॉस्पिटल से। तो हम लोगों को आज जैसे अगर उसका सीजर हुआ तो हमने कल सुबह मॉर्निंग में डिस्चार्ज दे दिया और नॉर्मल बोला कि फिफ्थ डेज में आप आकर के जो स्टिच है उसको आप निकलवा लीजिएगा। तो जब हम फिफ्थ डेज गए तो फिर बच्चे भी साथ गए और बच्चे को पीडियाट्रिक ने बोला कि एक बार हम देख लेते हैं बच्चे को। तो बच्चे को देखा तो जस्ट उन्होंने उसका हाथ या पूरे शरीर को दबा के देखा तो उसको लगा कि हल्का हल्का येलोइश उसको एक रिंग सा बन रहा था, दबाने पर रिंग सा बन रहा था। तो उनको ऐसा लगा कि शायद बच्चे का बिल्रुबिन लेवल बढ़ा हुआ है। तो फिर उन्होंने बिल्रुबिन चेक करवाया तो बिल्रुबिन का जो लेवल था वो 18 पॉइंट था। तो उन्होंने बोला कि अगर 15 तक होता नॉर्मली जो मतलब बच्चे का जन्म होता है, तो उस समय आजकल 10 तक तो नॉर्मल रेंज है, बिल्रुबिन रेंज नॉर्मल है 10। 15 तक भी हम लोग एडमिट नहीं करते हैं। अगर 15 से प्लस होता है तो बच्चे को हम लोग एडमिट करके कुछ फोटोथेरेपी देते हैं और फिर जब रेंज में आ जाता है तो हम उसको डिस्चार्ज देते हैं। तो जब फिफ्थ डे हम लोग गए स्टिच हटवाने के लिए तो उन्होंने इमीडिएट बच्चे को एडमिट करवाया और फिर उसका बिल्डिंग चेकअप हुआ, देखा 18 है तो उन्होंने बोला कि इसको अभी में रखना पड़ेगा फोटोथेरेपी के लिए। मैं बोला ठीक है। अगले 36 आवर्स तक बच्चा रहा मतलब फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट के अंदर। और फिर जब 36 आवर्स के बाद दोबारा उसका लिया गया बिल्डिंग मतलब ब्लड लिया गया तो उसमें बिल्डिंग का लेवल लगभग 11 के आसपास था। तो उन्होंने डिस्चार्ज दे दिया और बोला कि इसको नॉर्मल सनलाइट अर्ली मॉर्निंग का 8 o'clock 9 o'clock के आसपास आप इसको धूप में ले जाइए और कुछ विटामिन डी की उन्होंने ड्रॉप्स दी थी, बोला इसको देते रहिए नॉर्मल रहेगा। हम लोग भी देते रहे। उसके बाद बच्चे में नॉर्मली कोई दिक्कत हमें लगा नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, कहीं कोई इशू नहीं। हमें एज ए पेरेंट्स कभी नहीं लगा कि बच्चे में कहीं कोई दिक्कत है। हाँ ये था कि चूंकि इसका इम्यून सिस्टम थोड़ा शुरू से ही हम लोग को लगा कि कमजोर है, क्योंकि मैं एक्चुअली डिफेंस में हूँ, हम लोग कभी घर जाते थे, हम डिस्ट्रिक्ट वगैरह, तो जब भी जर्नी होती थी तो वो उसका एक बार बीमार पड़ना श्योर था। अगर मैं अपने वर्किंग लोकेशन से घर गया तो वहाँ डॉक्टर को 100% दिखाते थे, सर्दी खांसी या फीवर वगैरह हो जाता था उसको। सब बैक आते थे हम लोग तब भी उसको हो जाता था। तो कुल मिला के ये चलता रहा। बट ये तो हम लगा कि चलो रूटीन है, सर्दी बुखार तो एक नॉर्मल सी चीज है, वो होता रहा। 10 महीने का जब इसका एज था तो उस समय इसको एक डायरिया हम हुआ
डायरिया हुआ, वो नॉर्मल था, मतलब एक दिन में उसने जो भी था ठीक ठाक करके उसको भेज दिया घर। पर दोबारा से इसको लगभग 1.5 साल की उम्र में दोबारा से डायरिया हुआ। उस समय इसको थोड़ा सा मुझे लगा कि सीवियर हुआ, क्योंकि लगभग 1.5-2 दिन तक इसको एडमिट रखना पड़ा हॉस्पिटल में। और जब उसके बाद मतलब 1 साल 4 महीने के आसपास हुआ था ये, तो उसके 1 महीने 2 महीने के बाद जब लोगों से मिलते थे, जब भी हम लोग कभी इसे घुमाने बच्चों को ले जाते थे पार्क पुर्क में या रोड पे थे, तो लोग देखते थे तो इसका क्या था कि थोड़ा सा रिस्पॉन्स कम था। जैसे कोई इसको बोलता था अच्छा, तो एक बार में वो सुनता नहीं था इस तरह से। पर लोग नॉर्मली बोलते नहीं थे। एक्चुअली मैं यहाँ पे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। लोग क्या होता है ना कि खास करके जब किसी को लगता है कि कुछ दिक्कत बच्चों में है, तो पेरेंट अवॉइड करते हैं। मैं नॉर्मली देखता हूँ कि अवॉइड करते हैं उनके पेरेंट्स से बोलने को कि आपके बच्चे के साथ ये इशू है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स क्या होता है उसको थोड़ा सा निगेटिव वे में ले लेते हैं, तो इसीलिए अवॉइड करते हैं। बट मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम में से जो भी लोग हैं, कभी ऐसा लगे किसी बच्चे के साथ कि अगर मतलब डिलेड डेवलपमेंट का कोई अगर सिम्टम दिख रहा है, तो हमें उसके पेरेंट्स को पोलाइटली समझाना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार प्रमोद सर ने काफी बार अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को वेबिनार में लाया है, तो उन्होंने ये बोला है कि जितना जल्दी मतलब डिटेक्शन हो जाए, तो इसका जो ट्रीटमेंट का जो परसेंटेज है वो काफी अच्छा है। मतलब लगभग 100% रिकवरी है अगर बहुत जल्दी उसको पता चल जाए तो। तो हमें भी लोगों ने बताया नहीं, सोच करके कि शायद मैं इसको बोलूं तो इसको बुरा लगेगा कि मतलब क्या बोल रहा है, तो बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, नॉल जो भी है। तो उन लोगों ने मुझे बताया नहीं, पर हमें लगा कि चलो ठीक है। कुछ लोग मिलते थे तो बोलते थे कि कोई नहीं, बच्चा बहुत तो 2 साल 2.5 साल 3-3 साल में चलता है, बोलता है। आप नॉर्मल इसका जो भी है एक रूटीन टास्क अपना ध्यान रखो, अच्छे से उसको खाना पीना दो, और जो भी रूटीन टास्क है बच्चों का वो अच्छे से हेल्दी वे में करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 साल में हम लोग एक बार घर गए, घर पे लोगों ने देखा, गांव वगैरह में हर तरह के लोग रहते थे वहां पे, आके देखे तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक बार बच्चे को दिखाओ आप, क्योंकि इसमें दिक्कत है, दिक्कत लग रहा है कि आम बच्चे की अपेक्षा काफी मतलब हर मामले में थोड़ा थोड़ा पीछे है। फिर हम लोग आए भुज में। भुज में जो वही जहाँ पे इस अक्षर का बर्थ हुआ था जिस हॉस्पिटल में, उसी में एक अहमदाबाद से डॉक्टर आते थे, डॉक्टर नीतीश बोरा करके। वो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट थे। वो एज ए मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ विजिट करते थे महीने में एक बार। तो हम लोगों ने उनसे दिखाया जब फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने देखा चूंकि उसका उस समय मतलब ना चलना था ना स्पीच था उसका, चलता था एक्चुअली। जब सर से दिखाया था मैंने, उससे जस्ट 2-3 महीने पहले जब हम लोग ऊपर बेड पे बैठे हुए थे, उसको बोला अच्छी इधर आ जाओ, तो 2-4 कदम चल लेता था। लेकिन जब डायरिया हुआ तो वो जो भी उसका डेवलपमेंट था वो पीछे हो गया। बाकी इसका वैक्सीनेशन वगैरह जो भी था जो स्टैंडर्ड है वो सारा कुछ दिया हमने इसको टाइम टू टाइम, जितना भी ऑप्शनल एंड कंपलसरी जो भी था सब हमने उसको दिलवाया। जब सर ने देखा डॉक्टर नीतीश बोरा ने इनको, तो उन्होंने मतलब स्टडी करने के बाद काफी सारे, क्योंकि उससे पहले मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया था, कोई टेस्ट नहीं हुआ था मतलब न्यूरो पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर ने कुछ टेस्ट लिखा, टेस्ट लिखने के बाद बोला ठीक है आप टेस्ट करा करके 2 महीने में मेरे से फिर मिलिए अहमदाबाद आकर के, या फिर अगर मैं यहाँ विजिट करता हूँ तो यहीं मुझे दिखा देना। और तब तक आप ये कैल्शियमैक्स एंड जिंकोविट ये सब दिया, और बोले कि आप इमीडिएट इसका फिजियोथेरेपी शुरू करवाइए, क्योंकि अगर बच्चे का फिजिकल सही है तो वो इसके स्पीच में काफी हेल्प करेगा। तो हम लोगों ने इनिशियली इसका फिजियो करवाया, फिजियो के लिए गया। और जब मैंने उन सर को दिखाया था अपने लड़के को, तो उस समय जो हमें एक रफली जो हमें लग रहा था कि जो इसमें डिसेबिलिटीज हैं, उसमें ये था कि मसल टोन इसके काफी वीक थे। आई कांटेक्ट जैसा कि मैंने पहले बताया कि नहीं था उतना अच्छा, अच्छे से चलता नहीं था वो। स्पीच तो थी 1-2 वर्ड जैसे पापा मम्मा कभी कभी बोल लेता था, वो भी अपने विश के हिसाब से। मैं अगर बोलूं तो शायद वो रिस्पॉन्स ना करे, बट उसकी इच्छा जब होती थी तो बोलता था कभी कभी। एंड 1.5 साल में तो सोशल का पता नहीं चलता है, पर फिर भी थोड़ा सा मतलब लगता था कि जैसे और अगल बगल के छोटे छोटे बच्चे थे कभी वो आ जाते थे, तो उससे उतना मंगलप नहीं होता था। तो ये सारी चीजें मैंने उनको बताई डॉक्टर नीतीश बोरा सर को। तो उन्होंने वही किया कि आप बोला कि अभी दवाई दीजिए कैल्शियमैक्स एंड जिंकोविट, और साथ में उससे फिजियोथेरेपी शुरू कराइए। मैं भुज में रहा, भुज में डॉक्टर मोहित शाह थे, काफी अच्छे थे वो। मैंने उनके यहाँ हार्डली 20 to 25 डेज फिजियोथेरेपी करवाया। लड़का मतलब 25 डेज में ही वो चलने लगा इंडिपेंडेंट। जब भी कभी हम लोग घर पे, जैसे मेरा वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे था अपना क्वार्टर, तो एक दिन लकीली उसको हम लोग नीचे उसको उतारे और किसी से बात करने लगे। देखा वो रोड पकड़ के सीधे पार्क जाने लगा। मतलब हम पार्क ले आते थे उसको, वैसे पहले गोद में या फिर साइकिल से जाता था,
लेकिन उस दिन रैंडम से अपने आप वो रोड क्रॉस किया। हाँ, ये था कि उसका जो चलने का जो स्टाइल था, पैटर्न था, वो स्ट्रेट नहीं था, वो पूरे रोड को कवर करता हुआ, बट लगभग 400-500 मीटर वहां से पार्क था, तो पहुंच गया पार्क में। एक तरह तो हमें काफी अच्छा भी लगा कि चलो इंडिपेंडेंट, इसको चलना भी आ गया और इतनी समझ भी है कि चलो मुझे पार्क चलना है। फिर जाकर हम लोगों ने काफी 100-150 मीटर चला के दूर तक जाके देखा, तो उसको पकड़ के लाया। तो फिजिकल डेवलपमेंट तो उसका जो बेसिक था चलने वगैरह का, वो हो गया था 1 महीने में। लेकिन परफेक्शन के लिए हम लोगों ने वहां पे लगभग 2 साल 2.5 साल फिजियो करवाया। तो काफी अच्छे थे थेरेपिस्ट, बहुत अच्छे, मतलब उनका काफी नाम था उधर भुज में, फिजियो खास करके पीडियाट्रिक जो फिजियोथेरेपिस्ट थे वो। तो काफी डेवलपमेंट हुआ वहाँ। इन बिटवीन, क्योंकि मैं डिफेंस में हूँ, तो लोगों ने मुझे बताया कि एक बार कमान हॉस्पिटल है हमारा पुणे में, CH बोलते हैं, और वहीं पे FMC है, एक्चुअली FMC का ही हॉस्पिटल है, CH, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। तो हमने वहाँ गया, वहाँ पे डॉक्टर थे, न्यूरो थे, बट बैड लकली जब मैं वहाँ गया दिखाने लड़के को भुज से, तो वो डॉक्टर थे नहीं, वो किसी कोर्स पे कहीं गए हुए थे। अब चूंकि मैं दूर से गया था, भुज से पुणे गया था, तो नॉर्मली उसको पीडियाट्रिक वार्ड में पीडियाट्रिक डॉक्टर से दिखवाया, तो उन्होंने बोला कि आप दूर से आए हो तो ऐसा करो, एक बार इसको आप एडमिट करवा दो और हम इसका थॉरो चेकअप करते हैं कि क्या बच्चे में क्या दिक्कत है। नॉर्मली उन्होंने 3-4 दिन तक तो सारे टेस्ट किया एडमिट करा करके, आई टेस्ट एंड बेरा वगैरह। उसके बाद चूंकि इसका फिजिकल का भी इशू था, तो सारे बॉडी का जहाँ भी मतलब बोन वगैरह है सारे का डिजिटल एक्सरे किया, और साइकोलॉजिकल, इसका साइकोलॉजी भी टेस्ट हुई वहीं पे। एक डॉक्टर थी, साइंटिस्ट ग्रेड जी करके, साइकोलॉजिस्ट, तो उन्होंने इसका मतलब उसको डेवलपमेंट DQ बोलते थे, डेवलपमेंट कोसेंट, वो टेस्ट किया उन्होंने वहाँ पे। ये सब टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद उन्होंने मतलब, चूंकि क्या होता है ना, नॉर्मली डॉक्टर्स का एक पैटर्न होता है कि अगर आप बच्चे की पुरानी फाइल अगर किसी नए डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो उनका एक माइंडसेट बन जाता है कि चलो किसी डॉक्टर ने अगर ये चीज डायग्नोस किया है, फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे का जो डॉक्टर नीतीश बोरा ने बोला था कि GDD है, ग्लोबल डेवलपमेंट डिलेड है, तो उन्होंने क्या किया, उसके माइंड मतलब FMC के डॉक्टर में भी ये लगा कि चलो ये GDD ही है। लेकिन कुछ डॉक्टर जब विजिट के लिए आते थे इवनिंग वगैरह में कभी भी, तो लगता था कि नहीं, मतलब कुछ का हाँ था, कुछ का ना था, अपने अपने पैटर्न से वो चेक कर रहे थे। तो वहाँ के ट्यूटर ने बोला चलो ठीक है, करते हैं, एक काम करते हैं, बच्चे को एज ए रिसर्च हम एक बोर्ड मतलब स्टैब्लिश करते हैं, जहाँ पे हम सारे डॉक्टर होंगे, पूरे FMC के पीडियाट्रिक डॉक्टर थे, और हमें बिठाया गया वहाँ पे इन सेंटर बच्चे के साथ, और एक एक करके उसके सारे बिहेवियर और उसका जो भी चीज था, वो सब चीज उन्होंने लगभग डेढ़ घंटे से प्लस 1.5 से 2 घंटे तक इसका एक रिसर्च चला FMC में। और डॉक्टर जो HOD था वो पूछते रहते थे हर डॉक्टर से कि मतलब टेल मी कि क्या इसमें क्या सिम्टम है, अगर आपको लग रहा है कि ऑटिज्म है तो हाउ कैन यू टेल दैट चाइल्ड इज ऑटिस्टिक। तो हर डॉक्टर अपना अपना व्यू देते थे कि क्योंकि ये सिम्टम है तो ये ऑटिस्टिक है। कुछ उसको फिर क्रॉस क्वेश्चन करते थे कि नहीं। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक डॉक्टर ने, जो जहाँ पे मुझे लगा कि बोल्डली वो डिसीजन था ऑटिस्टिक नहीं होने का, जैसा मतलब वहाँ के डॉक्टरों का, वो बच्चे का एनएस देखा उन्होंने, और पता नहीं क्या उनका सिम्टम था, दवा के देखा तो सीधा झटके से एक मतलब झटके से उसके मुंह से निकली कि नहीं, बच्चा ऑटिस्टिक नहीं है। पता नहीं क्या सिम्टम था उसका, वो मुझे टेक्निकली समझ में नहीं आया, बट ऐसा उन्होंने बोला। फिर भी लगभग आउट ऑफ 25 मुझे लगा कि 6-7 5-6 डॉक्टर का मतलब व्यू था कि हाँ बच्चा ऑटिस्टिक है, बट लगभग 20 के आसपास डॉक्टर थे जो बोलते थे कि नहीं ऑटिस्टिक नहीं है। फाइनल HOD का डिसीजन ये रहा कि नहीं, बच्चा ऑटिस्टिक नहीं है, बच्चा GDD है विद सेंट्रल हाइपोटोनिया। बिकॉज इसका जो GDD के साथ जो एक मेजर डिसेबिलिटी था वो था लो मसल टोन। वो शुरू से ही एक्चुअली इसका बचपन से ही हल्का फुल्का से नेक होल्डिंग वगैरह या फिर वॉकिंग वगैरह ये सब लेट आया। इवन अभी भी जब हम लोग देखते हैं इसका पूरा मसल्स का, वो चाहे हैंड का हो या फिर लेग का हो या फिर एब्डोमेन का हो, कहीं का भी हो, वो मतलब नॉर्मल से हल्का हल्का के सॉफ्ट दिखता है वो। हाँ, बट एक अच्छी चीज ये है कि जब भी हम उस पर्टिकुलर पोर्शन का एक्सरसाइज करवाते हैं तो वो पोर्शन ट्यून हो जाता है वो फिजिकल से। जैसे शुरू से में चलता नहीं था, ये फिजियो हुआ तो उसके पैर के काफ मसल्स वगैरह ट्यून हो गए, वो अब नॉर्मल हो गया। तो इसी तरह से अब ये हमें लग रहा है कि एक दो हमने OT वाले डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने भी ये बोला कि हाँ बच्चे का मसल टोन एक्चुअली अगर लो है तो ये लाइफ टाइम रहता है, लेकिन इसके जितने भी पार्ट्स हैं उसको एक्सरसाइज के द्वारा ट्यून मतलब टोन किया जा सकता है और वो 100% फंक्शनल हो जाता है। तो सेम इसके साथ भी मैं वो देख भी रहा हूँ कि जब भी किसी भी चीज का अगर किसी पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ बॉडी अगर वो उसका एक्सरसाइज प्रॉपर हो रहा है तो वो बॉडी फंक्शनेबल हो जाता है वो। तो पुणे में फिर यही हमारा रिजल्ट निकला कि बच्चा आपका GDD विद सेंट्रल हाइपोटोनिया है, और उन्होंने मेडिसिन कुछ भी नहीं दिया। सीधा उसने बोला कि आप बच्चे को फिजियोथेरेपी करवाइए एंड इसका स्पीच थेरेपी करवाइए। रफली जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो यही 2 चीज रिकमेंड करते हैं,
फिजिकल एंड स्पीच, क्योंकि ओटी टाइप ऑफ फिजिकल है और ओटी का कॉन्सेप्ट है वैसे। अब तो खैर अभी डिफेंस में मैं देख रहा हूँ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे है ये, बट फिर भी अभी उतना अच्छा नहीं है जितना जो हम लोग देखते हैं अभी, जैसे ग्रुप में बात करके जैसा हमें फील होता है। या फिर नोएडा में हम लोग 8-9 महीने रह रहे हैं लगभग 1 ईयर से, तो वहाँ जो मैं देखता हूँ ओटी का पार्ट, तो हमें लगता है कि नहीं हम लोग काफी पीछे थे, एक्चुअली लैक ऑफ अवेयरनेस, पता नहीं था हम लोगों को। तो फिर हम लोग आ गए भोज, और वहाँ कुछ ट्रीटमेंट चला नहीं, उन्होंने बस एक डायग्नोसिस करके दे दिया, और बाकी थेरेपी हम लोग बाहर ही कराते थे, क्योंकि अंदर मतलब अपना सर्विस में कहीं कोई ऐसा हॉस्पिटल में कोई उस तरह की अच्छी व्यवस्था है नहीं। तो फिर हम लोगों ने बाहर इसका करवाया। ट्रीटमेंट में जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि फिजिकल मोहित शाह सर के पास कराया। अगर कोई उस रीजन में है भुज वगैरह साइड में, तो मुझे मोहित शाह सर का काफी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा है, और मेरा ही नहीं जितने पेरेंट वहाँ पे रहे उनका काफी अच्छा है फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा एक डॉक्टर हैं, उन्होंने दिल्ली एम्स से ही किया हुआ है, डॉक्टर गौरव जोशी। वैसे ये काफी नेशनल लेवल पे भी सेमिनार वगैरह करते रहते हैं। ये साइकोथेरेपिस्ट हैं, रिहैब साइकोलॉजिस्ट हैं ये। बट भुज में मतलब एक जो रजिस्टर्ड डॉक्टर होते हैं, क्योंकि नोएडा में आके मुझे ये लगा कि डॉक्टर एक हैं, मतलब जैसे रुपेश सर ही हैं, अगर ये स्पीच करवाते हैं तो अब ये खुद नहीं कराते, क्योंकि इनका ब्रांड मतलब इतना अच्छा हो गया कि अब ये एक सेंटर तो थोड़ी, पता चला मुझे कि 3-3 सेंटर चला रहे हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली में एक है, एक नोएडा में, गुड़गांव में है। तो जो रियल जो ओरिजिनल थेरेपी मतलब थेरेपिस्ट हैं स्पीच के, तो वो तो क्लास लेते नहीं, और वो क्या करते हैं जो भी सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स टाइप करके आते हैं थेरेपिस्ट, वो उनको हैंडओवर करके और अपना मेन असेसमेंट करके उनको हैंडओवर कर देते हैं। बट वहां पे ये कल्चर नहीं था भुज में। भुज में क्या था, अगर डॉक्टर हैं तो वो खुद ही करेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि वो टाइम का स्लॉट कम था। फॉर एग्जाम्पल हाफ एन आवर का उनका एक सेशन था स्पीच का, हाफ एन आवर का था उनका सीबीटी का, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, और वो जो देते थे वो प्रॉपर देते थे, मतलब डिसिप्लिन इतना रहता था मतलब सेंटर पे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन। अगर बच्चे किसी का टाइम फॉर एग्जाम्पल 4 o'clock है तो बोलते थे 15 मिनट बिफोर यू हैव टू रिपोर्ट एट द सेंटर, अदरवाइज आपका बच्चा हम लेंगे नहीं। सिंपल उनका स्टेट था। रीजन बिहाइंड कि बच्चा अगर 5 बजे का टाइम है, 5 बजे पहुंच रहा है, तो फिर उनका चूंकि हाफ एन आवर का सेशन ही था और शुरुआत के 5-7-10 मिनट बच्चा ले लेता है थोड़ा सा मिंगल अप होने में, तो बोलते थे फिर हम उनको थेरेपी क्या दे पाएंगे। तो कुल मिला के उनके यहाँ लगभग 6 महीने तक हमने उसका इनिशियल ट्रीटमेंट चला, और वो हम लगभग 2 साल 9 महीने के एज में उसके पास गए थे उनके पास। तो 6 महीने उन्होंने मतलब कंटिन्यूअस ओनली सीबीटी दिया, और वो डॉक्टर मतलब इतने अच्छे हैं। मैं एग्जांपल सिंपल से बताता हूँ, मैं एक्चुअली शेयर करना चाहता हूँ हमेशा। मतलब उनका एक सोशलिज्म का लेवल आप समझ सकते हैं कि वो डॉक्टर ने जिससे शादी की है वो एक मतलब अनाथालय की लड़की है, तो आप समझ सकते हैं इससे कि वो उनका मतलब सोशलिज्म का लेवल कितना होगा। मतलब अगर भुज रीजन में कोई रह रहा हो तो इवन जो एक लेबर क्लास के लोग हैं तो वो भी एक अच्छा ट्रीटमेंट करा सकते हैं सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब वो इस तरह के आदमी थे डॉक्टर गौरव जोशी। वो मतलब सुबह 7-8 से लेकर के रात मतलब 7 बजे लेकर के रात के, अगर पेशेंट है तो रात के 12-1-1 बजे तक उन्होंने काम किया हुआ है, और करते हैं। जितने भी स्कूल अगल बगल है सब, जो चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, हर किसी में वो साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जाते हैं और अपना जो भी है मतलब सजेशन वगैरह टीचर्स को, पेरेंट्स को वो देते हैं। और रियली मतलब काफी अच्छे हैं, मतलब उनका तो मतलब कहना ही क्या ये है। मुझे वहां पे जब मैंने 6 महीने सीबीटी दिया उसको, तो मुझे इंप्रूवमेंट दिखने लगा। मतलब इनिशियल में क्या था कि हमें कोई बोला कि भुज में भी एक स्पीच थेरेपिस्ट थी स्पेशली वो, तो मैं उनके पास गया तो बच्चा मेरा कॉपरेट नहीं करता था, जाता था वहां बैठता नहीं था। मतलब अगर उसको बिठा दिया कहीं तो वो बैठेगा नहीं, रोएगा या फिर भाग जाएगा सेंटर से बाहर। तो ऐसे में फिर हम लोगों ने मतलब किसी तरह ऐसे 15-20 दिन गए वहां पे, पर वो मैडम खुद ही बोली कि बच्चा चूंकि कॉपरेटिव अभी है नहीं तो आपको यहाँ आकर के ज्यादा फायदा नहीं है। तो फिर हम लोगों ने वहीं सीबीटी डॉक्टर गौरव जोशी के पास करवाया। 6 महीने के बाद उसमें काफी इंप्रूवमेंट हुआ, खास करके आई कॉन्टेक्ट में। एंड उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, चलो मैं अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसको समझता था, फिर बैठता था। तब सर ने बोला कि अब इसका आप स्पीच थेरेपी अब शुरू करते हैं हम लोग। और वहां पे क्या था कि स्पीच का जो मतलब तरीका था वो इंडिविजुअल नहीं कराते थे, वो ग्रुप स्पीच थेरेपिस्ट था। अब पता नहीं क्या है, इसलिए गुजरात में गुजराती लोग ज्यादा थे वहां पे लोकल, बट मतलब अपने नॉर्थ इंडियन भी थे, साउथ के भी थे, बट ज्यादातर गुजराती थे। तो सर क्या करते थे कि एक बैच में 4 से 5 बच्चे को बुलाते थे, और जो भी है। और एक ड्रॉबैक जो हम लोग को लगता था ये कि वो सेंटर के अंदर जहाँ पे थेरेपी चल रही होती थी, वो वहां पे पेरेंट्स अलाउड नहीं थे जाना, ना ही कोई कैमरा एक्सेस था, ना ही फिजिकल हम जा सकते थे। बट ये था कि उनके ऊपर ट्रस्ट लोगों का इतना था कि अगर ये चीज नहीं भी है तो भी लोग ज्यादा मतलब उनको बुरा नहीं फील होता था कि चलो हमें क्यों नहीं दिखा रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं अंदर, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट मिलता था। तो ऐसा था उनका। उसके बाद जब 6 महीने हुआ तो उन्होंने बोला कि ठीक है इसका एसपी शुरू करवाते हैं।
स्पीच शुरू करवाया हमने उनके यहाँ, पर स्पीच उसकी आई नहीं। मतलब जब तक हम लोग वहाँ पे लगभग लास्ट ईयर मई 2019 तक हम लोग थे भुज में, बट दैट टाइम तक मतलब स्पीच कुछ आई नहीं जो हमें लगे कि हाँ कुछ इसमें है ज्यादा। हाँ ये था कि जो प्लेन वर्ड्स कुछ पहले बोलता था उसी में थोड़ा बहुत परफेक्शन आ गया था, बट ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। बट सर बोलते थे कि अभी इसका टाइम है, आप चूंकि जा रहे हो, अगर उन्होंने तो यहाँ तक बोला था कि आप जहाँ भी जा रहे हो जाओ, अगर आपको 6 महीने में लगे कि वहां पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो आप सिंपली बैक टू बेस आ जाओ भुज, यहाँ पे भुज में, और फिर हम इसका थेरेपी मतलब स्पीच देंगे। अभी इसका समय एक्चुअली अब आया है स्पीच का, पर हम लोग ये मजबूरी थी कि हमें वहां से निकलना था। और इन द मीन टाइम हमें पता चला, मेरा एक दोस्त ही था एयरफोर्स का ही, वो नोएडा में उसकी बेटी के साथ भी कुछ इस तरह का इशू था, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, नोएडा में काफी अच्छे थेरेपिस्ट हैं। मैं उसकी बेटी से मिला भी, तो मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब वो खुद बोलता था कि तुम्हारे बेटे से भी इसकी जो कंडीशन थी वो काफी खराब थी, पर जब मैं उसको देखा, लड़की वो 3.5 साल की थी बच्ची, तो मतलब काफी इंप्रूव लगा। मतलब एज ए आउटसाइडर मुझे लगा ही नहीं कि कभी इसके साथ कुछ इशू हुआ होगा। उसको देख करके मैं काफी मोटिवेट हुआ, और हमने डिसाइड किया कि चलो ओनली ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी आगरा में रखता, सॉरी नोएडा में रखता हूँ बच्चे को, और देखते हैं। तो फिर हम लोग वहीं शुरू करवाया डॉक्टर रुपेश सर के पास स्पीच का, और उनके मैडम है डॉक्टर खुशबू मैम, तो वो एक्चुअली हैंडल करती थी इसको। सर ने असेसमेंट करके और बाकी दे दिया खुशबू मैम को। खुशबू मैम के यहाँ अच्छा ये रहा, लगभग 8 महीने 9 महीने के आसपास, 9 मंथ के आसपास इसका चला ट्रीटमेंट। मतलब एबीए के द्वारा स्पीच थेरेपी को करवाती थी, और सबसे जो अच्छा इम्प्रूव मतलब एक अचीवमेंट रहा वहाँ पे, फोनिक्स उसका आ गया रुपेश सर के पास। लगभग लगभग A to Z में 3 to 4 अल्फाबेट्स को छोड़ के KLQ और एक आध कोई को है जिसमें परफेक्शन नहीं है, तो बाकी का फोनिक्स लगभग इसका क्लियर हो गया। एट द सेम टाइम हम लोगों ने इसका OT शुरू करवाया डॉक्टर सतेंद्र सर के पास। काफी उनका भी नाम सुना, उसी मेरे दोस्त ने बताया कि कोई एक डॉक्टर है नेपाली, काफी नाम है उनका, OT का, उनके यहाँ काम करते थे, नाम भूल रहा हूँ उनका भी। असेसमेंट करवाया था उनके पास मैं भी जाके। थापा सर, यस डॉक्टर थापा। थापा सर के पास में गया था, असेसमेंट करवाया उनके यहाँ। असेसमेंट करवाने के बाद टाइमिंग कुछ ऐसा था कि हमें सूट नहीं हो रहा था, तो फिर किसी ने मुझे बताया कि थापा सर के पास ही ये थे डॉक्टर सतेंद्र सर, मतलब वहाँ के नंबर 1 थेरेपिस्ट है ये। तो ये इन्होंने अपना सेटअप खोल लिया 122 सेक्टर नोएडा में, और लकीली उनके पास भी काफी भीड़ होती है, लेकिन वो सबसे अच्छी बात है वो खुद कराते थे सतेंद्र सर। तो हम लोगों ने उनके पास गया, 10-15 दिन वेट नहीं रहा पीरियड, बट बाद में उन्होंने टाइम दे दिया। और डेली वो अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, अच्छा कराते हैं बड़े शांति से। और सबसे अच्छी बात है कि मतलब पेरेंट्स को खुशी तब मिलती है जब एक जो एक्चुअल थेरेपिस्ट है वो खुद ही बच्चे को थेरेपी दे, क्योंकि अगर कोई स्टाफ में अगर वो हैंड ओवर कर देता है तो हमें भी लगता है कि पता नहीं। मतलब जैसे मैं 1-2 डॉक्टर के पास भी गया ऐसे ही, मतलब ट्रायल के लिए, अदर देन सतेंद्र सर, तो हमें लगता था कि नहीं है, मतलब इतना पैसा ले रहा है एक सेशन का, और उसके हिसाब से आउटपुट ना हमें दिख रहा है मतलब वहां करते हुए सेंटर पे, और ना ही उसका आउटपुट हमें मतलब कॉमन, अगर चलो 15-20 सेशन लिया हमने तो कुछ उसका दिखे पर्टिकुलर उस पोर्सन में भी, तो छोड़ दिया हमने। फिर सत्य के पास लगभग कंटिन्यू रहा काफी दिन तक। अब क्योंकि बच्चे में मैंने बताया कि ग्लोबल डिले डेवलपमेंट का इशू बताया, तो अभी तो क्या कि फिजिकल इसका काफी है अच्छा, मतलब आगे पेरेंट्स हम लोग जब उसको देखते हैं तो लगता है कि फिजिकल में मतलब लगभग हर एक्टिविटी है, अच्छा चलता है। हाँ थोड़ा सा इम्बैलेंस है, ग्राउंड एक्टिविटी सारा कर लेता है, ग्राउंड में जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं उसको इंडिपेंडेंट कर लेगा वो, हर चीज, चाहे वो स्लाइडिंग हो, क्लाइंबिंग हो, जंप, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जंपिंग तो कम है बट वो भी ट्राई कर लेता है। और जितने भी एक पार्क में जितने भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं वो लगभग लगभग सबको इंडिपेंडेंट कर लेता है। तो इतना फिजिकल था, लेकिन वही है लो मसल टोन की वजह से इसके थोड़े चलने में इम्बैलेंस, रनिंग नहीं है इसकी, अभी भी रनिंग उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो प्लेटफॉर्म में नहीं मिला। हम लोग अब 6-7 महीने से लगभग लॉक नहीं है घर में ही, तो उतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला यहाँ पे, तो शायद रनिंग आई नहीं। बट फिर भी सर के पास भी मतलब OT पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, बट मुझे ऐसा लगा कि OT का बेस सर ने बना दिया होगा। जब मैं लॉकडाउन में मैं भी फ्री था, वाई भी थी, हम लोगों ने 6 महीने लगभग मतलब 4-5 महीने बिल्कुल मैं फ्री था, मतलब ऑफिस से कोई मतलब नहीं था, तो लगभग इसके ऊपर काफी अच्छा खासा ध्यान दिया। तो काफी कुछ इसको मतलब सीखा भी इसने, मतलब एक पेरेंट्स हम लोग के गाइडलाइन में ही। उसके बाद जब हम लोग एक चीज हमें दिखी, जब नोएडा में हम लोग इसकी थेरेपी करवा रहे थे, इन बिटवीन क्या हुआ कि इसके बिहेवियर में एक बार हमें ऐसा लगा कि चेंजेस ये कि जब भी कभी ये मतलब 10 to 15 मिनट्स के लिए सोता था, तो उसके बाद उठने के बाद वो इतना अनकंट्रोल्ड रोता था वो,
हम लोग इरिटेट रहते थे उससे, मतलब इतना इरिटेट कि बहुत बार तो गुस्सा आता था, मेरे को थप्पड़ मार भी देते थे उसको। मतलब इतना इरिटेट कर देगा कि मतलब आउट ऑफ कंट्रोल टाइप। हाँ, ऐसा तो थोड़ा थोड़ा करते थे तो थोड़ा कंट्रोल होता था, लेकिन वो एक दिन का नहीं, फिर जब कल कल को अगर फिर 10-15 मिनट सोएगा, फिर जब जगेगा तो फिर वही हाल, इतना रोता था। हम लोगों ने दो चार लोगों से बात किया तो फिर किसी ने बोला कि किसी मतलब अगर आप नोएडा में कोई मिल जाए पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट तो उनसे दिखा दीजिए। इट बिन मुझे कार्ला मैम के बारे में पता चला, मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि मैं बिहार बेगूसराय से हूँ। तो वहीं के एक नॉर्मल पीडियाट्रिक डॉक्टर ने, एक मेरे मतलब फ्रेंड थे, उनकी बेटी के साथ कुछ ऐसा इशू था, तो उन्होंने बोला कि आप कहीं मत जाइए, आप दिल्ली जाइए, दिल्ली में डॉक्टर बीना करना है, उनसे दिखा के लाइए। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि जब आप दिल्ली में रहते हो तो एक बार दिखा दो बच्चे का ऐसा इशू है। तो फिर मैं उनके पास गया, डॉक्टर बीना कार्ला के पास, और उन्होंने जाते ही एक एमआरआई तो मैं पहले ही करा रखा था बच्चे का, पर उन्होंने एक ईजी के बारे में पूछा मेरे से, ईजी करवाया आपने? बोला नहीं, ईजी तो नहीं करवाया हमने। तो उन्होंने ईजी रिकमेंड किया और हम लोगों ने ईजी करवाया उसका। जब ईजी का रिपोर्ट आया तो ईजी में थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी उनको दिखी, तो मैंने पूछा मैम से, मैम इसका रीजन? तो उन्होंने बोला क्योंकि मेरे बच्चे के एमआरआई में भी एक सिस्ट था माइंड में कहीं, तो कुछ डॉक्टर का कहना था कि इसका एक्सपी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये है कि ये रहता हर किसी इंसान में है, बट किसी में साइज बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, मतलब प्रॉपर होता है, तो इसका प्रॉपर से बड़ा है। तो उसकी वजह से मैम ने बोला कि इसका जो ईजी है वो थोड़ा एनॉर्मल आया है। तो उसके बाद फिर लोगों ने मतलब मेडिसिन चलाई। एक वेलप्रिन है, वेलप्रिन काफी काम आया उसमें, मैंने बाद में बता भी किया, तो पता चला वेलप्रिन मेडिसिन फीड्स में शायद कुछ होता है। तो फिर हमें उस तरह तक फीड्स का कुछ आइडिया नहीं था। मैम ने पूछा कि फीड आता है इसको, मैं बोला मैम हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं, बट एक चीज मैंने उसे शेयर किया, जब कभी इसको हाई फीवर होता था ना, तो वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए अनकॉन्शियस हो जाता था। तो मैम ने बोला कि दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फीट, बट वो फीट उसको बोलेंगे नहीं, बट एक हल्का सिम्टम मतलब फीट का है वो, कि बच्चा अगर हाई फीवर में अनकॉन्शियस हो रहा है। और वो सही हमें लगा तब जब ईजी का रिपोर्ट एबनॉर्मल आया, और मैम ने जब ये वेल्परीन अल्फा जेपीसी एंड डोनेट टैबलेट चलाया, 2 महीने के लगभग वो चला मेडिसिन, तो उसके अंदर ये इशू रिजॉल्व हो गए। मतलब वो रोने वाला, मुझे ऐसा लगा कि शायद वो रोता था 10-15 मिनट सोकर उठने के बाद, तो वो भी इशू रिजॉल्व हो गया। और उसके बाद में जब भी देखा जैसे कभी हाई फीवर हुआ तो उसमें अनकॉन्शियसनेस का इशू भी खत्म हो गया। मतलब थोड़ा सा माइनर इशू था इसके ईजी में, और उस मेडिसिन से वो रिजॉल्व तो हो गया। उसके बाद चूंकि मैं फंस गया लॉकडाउन, उनसे दिखाया था इधर ही मैं, मतलब मार्च में लगभग लॉकडाउन हुआ है, और दिसंबर वगैरह में उनसे दिखाया था मैं। सेकेंड टाइम भी मैं गया जनवरी लास्ट वगैरह में, जब 2 महीने हो गए थे, तो मेडिसिन उन्होंने फिर अगली बार कुछ चेंज करके दिया था। तो उसको लगभग वो खत्म हुआ, खत्म होने तक तो चलाया मैं उसको। फिर सेम मेडिसिन जब मैं आगरा से लोकली लेकर दिया उनको बच्चे को, तो फिर हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मेडिसिन की गलती थी क्या था, उसके बिहेवियर में हमें इशू आने लगे। फिर मैंने मेडिसिन को बंद करा दिया, सोचा कि अब चलो बिना दिखाए वैसे मेडिसिन नहीं देंगे, और हमने उनसे ऑनलाइन कांटेक्ट नहीं किया। और एट द सेम टाइम चूंकि पारिक ऐसे एक RS पारिक सर जो हैं, पारिक हॉस्पिटल आगरा के, इनका मैंने काफी नाम सुना कि ये मतलब उत्तर प्रदेश के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आलोक पारिक साहब को मिल चुका है, और काफी नाम है, ये मुलायम सिंह यादव वगैरह सब इनसे ही दिखाते हैं, ऐसा लोगों का मतलब कहना था कि बड़े बड़े लोग यूपी के आते हैं। और ग्रुप से भी हमें 1-2 बार मैसेज मिला था कि जैसे प्रमोद सर खुद अपने बच्चे को दिखाते थे वहाँ पे, और 1-2 लोगों के द्वारा। तो हमें लगा कि नहीं, एक बार हम जाके अब दिखाते हैं इनसे। तो यहाँ जाके हमने इनसे दिखाया कौन से डॉक्टर के पास। तो फर्स्ट टाइम क्योंकि मैं आगरा में था, तो मैं चला गया खुद ही। मैं सोचा कि जाके दिखा देते हैं कि एक बार देख लेंगे बच्चे को, देखने के बाद थोड़ा सा एक डॉक्टर का भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा रिस्पेक्टिवली ठीक रहता है कि चलो एक बार देख लिया तो क्या मेडिसिन रिकमेंड करेंगे नहीं करेंगे। तो ग्रुप से ही मुझे एक ऑनलाइन ट्रीटमेंट का एक फॉर्म मिला था, मुझे वो काफी हेल्प किया। मैं पहले से ही उसका पूरा प्रिपरेशन करके एक एक चीज लिख करके बच्चे का। और क्योंकि एक बार कोई डॉक्टर आए, हाँ शायद एक बार में डॉक्टर आए थे दीपक गुप्ता सर, तो उन्होंने बोला था कि जब भी आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो एक बार अटैक फॉर्म्स को भर के जाना। उससे क्या होता है कि डॉक्टर्स को ये पता चलता है कि बच्चा आपका किस लेवल में भी है। नेक्स्ट टाइम जाते हैं आप तो डॉक्टर को ये पता चलता है कि ठीक है पहले ये था, करंट कंडीशन ये है, हमने ये मेडिसिन चलाया तो इसको ये फायदा हुआ। हम लोगों ने उसको होम्योपैथिक में उस प्लेटफॉर्म को यूज किया, सेम अटैक फॉर्म्स को भर के फर्स्ट टाइम हमने भरा उसको, वो भरा। और जो ऑनलाइन फॉर्म मुझे मिला था जिसमें जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी इसमें कंडीशन थे, सारे को अच्छे तरह से भर के, और मैं गया सर के पास, यहीं डॉक्टर RS पारिक हॉस्पिटल में। तो फर्स्ट टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर आदित्य पारिक ही देखते हैं, क्योंकि एक तो डॉक्टर RS पारिक जो हैं वो उनके दादा हैं, और उनको उतना टाइम नहीं मिलता, और मोस्टली वो रहते हैं फॉरेन में।
इसलिए वो कम लेते हैं। उनका जो आता है नंबर वो 3-3, 4-4 महीने, कभी कभी 6-6 महीने बाद आता है। और आलोक पारिक सर भी फर्स्ट टाइम अवॉइड करते हैं, अगर कभी देख लिया अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर आदित्य पारिक ही देखते हैं। और उसके बाद फिर फॉर सेकेंड टाइम जो ओल्ड हो जाएगा उसके बाद फिर आलोक पारिक सर एंड जो डॉक्टर आदित्य पारिक है वो देखते हैं। तो आदित्य पारिक से मुझे बोला कि आप उनको दिखा लीजिए, और ठीक है। तो जो मैंने उनको रफली जो बताया कि जो मेन इशू जो हमें लग रहा था वो ये, तो स्पीच का इशू मैंने बताया सर, स्पीच का दिक्कत है इसको भी, लो मसल टोन बताया था। कभी कभी बीच में आप लॉकडाउन की वजह से हो या जो भी हो, वो एंगर हो जाता था छोटी छोटी चीजों के लिए। मेरी बेटी छोटी है अभी, लगभग 2.5 साल की है। तो उसके साथ मतलब साथ क्या, कभी उसका बाल पकड़ लेगा, कभी गुस्सा कर लेगा उसको, या कभी रोएगा ऐसे। तो एंगरनेस टाइप हमें लगा कि ये इसमें मतलब एक तरह से ये डिसऑर्डर मतलब क्रिएट हुआ अभी। तो ये मैंने उनको बताया। हाँ, एक मेजर इशू मैं मतलब जब ग्रुप में ही काफी बार जब अलग डॉक्टर्स का वेबिनार होता था तो उनसे हमने मतलब जो थोड़ा बहुत सीखा वो कॉन्स्टिपेशन का। हमें अभी तक नहीं लगा था कि कॉन्स्टिपेशन का कोई ज्यादा इशू होगा, पर जब डॉक्टर का जब वेबिनार होता था तो उसमें जब बताते थे वो कि हाँ अगर ऐसा है तो कॉन्स्टिपेशन का इशू है। क्योंकि मेरे लड़के ने कहा था कि सेल्फ टॉयलेट ट्रेन नहीं था वो, और टॉयलेट करता भी था तो वो अल्टरनेट डे करता था। तो हमें लगा कि ये शायद कॉन्स्टिपेशन का एक रीजन है। तो मैंने वो भी उनको बताया कि सर कॉन्स्टिपेशन है, हर अल्टरनेट डे ये पॉटी करता है, डेली नहीं करता मतलब। और पॉटी जो वो नॉर्मली टाइट करता था, वो स्टैंडर्ड से जो नॉर्मली वो टाइट रहता था उसका। उसके बाद जब वो वॉक करता है तो इम्बैलेंस है, क्योंकि उसका पैर है वो फ्लैट है। फ्लैट पैर की वजह से थोड़ा सा जब चलेगा तो हल्का सा हाथ भी ऐसे फोल्ड करता है डर से। तो बचपन से वो लेट चला है तो उसका थोड़ा सा उसमें डर ऐसा बन गया है, तो वो उसकी एक आदत सी हो गई है। बाकी हाथ में कोई दिक्कत नहीं है, बट चलेगा तो लगभग मतलब जमीन से वो 20-25 डिग्री का एंगल बना के हाथ का, जब उसको बोलेंगे अच्छे से हाथ नीचे करो तो नीचे कर लेगा। लेकिन जब उसको याद रहेगा तो कर लेगा, जब याद नहीं रहता है तो वो नॉर्मल हाथ फोल्ड करता है। तो मैंने बताया सर ये है। और पता नहीं सर में उसके 2-2 ब्लैक गिल्टी बार बार हो जाते थे, मतलब बहुत पहले भी हुआ था, फिर वो खत्म हुआ, फिर अभी हो गया। तो ये सब मैंने रफली उनको बताया कि सब दिक्कत है। तो सर ने बोला कि ये बताइए ठीक है ये सब सारे इशूज तो हैं, बट आपको क्या लगा कि इन सब में सबसे मेन इशू क्या लग रहा है आपको? तो मैंने बताया सर स्पीच एंड कॉन्स्टिपेशन ये 2 चीजें हैं जो हमें लग रहा है कि इस पे ज्यादा मतलब ध्यान देना चाहिए फर्स्ट विजिट में। बोला ठीक है। उन्होंने उन्होंने मेडिसिन लिखा, मेडिसिन लिखा। मेडिसिन में अगर मैं एक बार पढ़ देता हूँ, मोस्टली तो सब तो एक ही लिखते हैं वो, और देखता हूँ। एक कैल्केरिया करके है, कैल्केरिया फॉस 200, इन्होंने एक पुड़िया बना के दिया था वीकली देने के लिए। एंड एक है टेरेंथुला, ये 3 पिल्स ट्वाइस इन्होंने बोला था। और एक काली पी करके था, वो 2 टैबलेट था दिन में एक बार, दोपहर में। और इसके बाद बोला कि ये सब दीजिए और 2 महीने के बाद आप फिर दोबारा मिलिए। तो जब मैं 2 महीने के बाद अभी मुझसे से 4-5 दिन पहले मैं गया था सर के पास दोबारा आर हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। तो लकीली मुझे, मैं संडे को गया था, तो संडे में आदित्य पारिक सर ही देखते हैं। और लकीली उस दिन डॉक्टर आर एस पारिक फ्री होंगे, तो उन्होंने बोल रखा था कि अगर कोई मेरे से दिखाना चाहता है तो उनका अपॉइंटमेंट ले लो हैंड टू हैंड। तो मैं बोला बहुत अच्छी बात है, नॉर्मली इतना तो मिलता नहीं है। तो फिर मैंने बोला ठीक है आर एस पारिक सर से मैं दिखाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो देख लिया सर ने आदित्य पारिक सर ने, आप मुझे डॉक्टर आर एस पारिक का दे दीजिए अपॉइंटमेंट। तो दे दिया उन्होंने अपॉइंटमेंट। और आजकल डॉक्टर आलोक पारिक एंड डॉक्टर आर एस पारिक ये दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखते हैं, और डॉक्टर आदित्य पारिक फेस टू फेस देखते हैं। पूरा बना हुआ सिस्टम उनको, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल ये सब फॉलो करते हैं, बट वो देखते हैं फिजिकली डॉक्टर आदित्य पारिक। बट डॉक्टर आदित्य पारिक एंड आलोक पारिक इन लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जरूर लगा रखा है। पेशेंट वहां जाते हैं और अपना जो भी बात करिए देखेंगे, फेस टू फेस देखते नहीं। तो दिखाया मैं उनको, दिखाने के बाद उनको मैंने बताया सर कि ये सब कहानी था, और जो मुझे इम्प्रूवमेंट लगा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने बताया उनको ये सारी चीजें कि इसके जो एंगरनेस था वो काफी हद तक कम हो गया। कॉन्स्टिपेशन जो कि पहले मतलब अल्टरनेट जाता था, अभी क्या है कि हाँ टाइम बदल जाता है, कभी सुबह कभी दोपहर कभी शाम करता है, बट डेली करता है टॉयलेट। उसकी बॉडी अब लगभग डेली हो रही है। एंड सबसे जो अच्छी बात मुझे ये लगी, हम लोगों ने भी 1-2 बार स्पेशली मतलब एज ए फादर मैं गया कि जैसे नोएडा में कभी सैटरडे संडे चले जाते थे, तो 1-2 दिन का कोई सेमिनार चलता था बच्चे को मतलब टॉयलेट ट्रेन करवाने का। मतलब एक दिन फुल डे 8-9 घंटे बताएंगे थ्योरेटिकली, काफी कुछ बताया उन्होंने। बट प्रैक्टिकली वो उतना मतलब उस लेवल की नहीं हो पाती है, मतलब हर पेरेंट से कर पाएंगे, बट इतना चीज बताते हैं वो कि दिन में मतलब 6 बार ले जाओ उसको, इतने फ्लूइड लिक्विड्स उसको दो हमेशा, कुछ करे ना, मतलब बहुत सारे कंडीशन थे उसके। और स्कूल वगैरह जा रहा तो स्कूल छुड़वा दो उसको,
जब तक आप टॉयलेट ट्रेन नहीं होता तो काफी कुछ उन्होंने बताया कि इतना करो मोस्टली आ जाएगा। बट हमने उस लेवल का तो नहीं कर पाया, बट बहुत सारे पेरेंट्स सुनते थे कि वो कर रहे हैं, फिर भी मतलब नहीं मिलता था उतना अच्छा रिजल्ट। चलो इतना कुछ किया हमने और बच्चा टॉयलेट ट्रेंड हो गया, नहीं होता था वो। कुछ का शायद हो भी जाता होगा, बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स का ये कहना था कि इतना कुछ करने के बाद भी वो चीज हमें नहीं हो पा रही है। बट हमें ऐसा लगा, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि बच्चे का जो लगभग मुझे तो लग रहा है कि लगभग 60-70% ये लगभग ट्रेन हो गया है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको डिटेल से बता दूं ताकि जो लोग मतलब इन चीज से लैकिंग हो रहे हो उनको शायद थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। पहला तो हमने ये किया था प्रैक्टिकल चीजें कि बच्चे की सीटिंग मतलब कैसे हो, पॉटी सीट पे वो सीट कैसे मतलब बैठे प्रॉपरली कैसे और मैक्सिमम टाइम तक, भले वो पॉटी करे ना करे दैट इज एन अनदर इशू, बट वो बैठे एटलीस्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे कि हमने मतलब एक आर फॉर रैबिट एक कंपनी है जहां से पॉटी सीट लिया और उसी कंपनी के साइड से सेम डिट्टो जो पॉटी सीट था उसका एक इमेज निकाला कलर में और उसको एक बोर्ड में चिपका के रखा उसको, ताकि जब वो बैठे इतना, क्योंकि उसकी एंटरप्रेस अच्छी है, मतलब वो देख लेता है कि चलो पॉटी सीट मेरा ऑरेंज एंड ब्लू येलो है और इस फोटो में भी ऑरेंज एंड येलो है, तो वो कंबाइन करके कोशिश करता है कि मैं इसे बैठूं, थोड़ा उसको अच्छा लगता है, चलो मैचिंग करेगा, इसी बहाने थोड़ा बैठ जाएगा वहां पे। और साथ में हमने क्या किया कि वाइफ का मतलब जैसे वाइफ सामने बैठी हुई है चेयर पे, बेटा मेरा पॉटी सीट बैठा हुआ है, उसके हाथ में वो सीट पकड़ा दिया और एक हमने इमेज फोटो ले ली उसकी एचडी फोटोग्राफ लेकर के और अच्छे एक प्रिंट आउट निकाल करके जिसमें अक्षर खुद बैठा हुआ पॉटी सीट पे, मम्मी उसके सामने पॉटी करवा रही है उससे, और वो इमेज ला करके हमने एक बोर्ड पे चिपका दिया। अब उसको ये सीट पकड़ा, मतलब पहले तो सिर्फ इमेज वाला पकड़ाते थे, बाद में हमने उसको जो ओरिजिनल इमेज है वो पकड़ाया उसको, चलो तुम बैठो और देखो कि अक्षर पॉटी कर रहा है, मम्मी पॉटी करवा रही है। तो ऐसे वो देखता था पलट पलट के, मतलब कभी उसके पीछे भी लगा दिया, आगे भी लगा दिया, तो पलटेगा देखेगा, पलटे देखेगा। इससे क्या हुई उसकी सीटिंग जो हैबिट है वो अच्छी बन गई। और बीच बीच में क्या करते थे, जैसे यूट्यूब वगैरह थे तो आपकी कुछ पॉटी का राइम्स वगैरह है पॉटी पे ही, तो वो राइम इंग्लिश में ही है, उसको लेकर के हम लोग मोबाइल में लगा दिया और वो चला दिया उसका। तो पहले तो टीवी पे चलाया, विजुअल देखा, वो विजुअल देखा तो उसको लगा कि चलो हाँ पॉटी कर रहा है, हैंड वॉश कर रहा है, जा रहा है, क्या उसके एक्शंस हैं, मतलब पॉटी जब आएगा तो क्या उसका बॉडी पोस्चर्स होगा, तो वो सारी चीज वहां पे देखता था वो। और उसके बाद इसको हमने माहौल दिया कि चलो तुम देख लिया, अब उसको या तो टीवी के सामने ही, मतलब रूम ऐसा था कि टीवी आगे लगी है उसके सामने हमने उसका पॉटी सीट लगा दिया, टीवी को फेस करता हुआ वो सॉन्ग चला दिया, वो देख रहा है, हाथ में उसको प्रैक्टिकल एक जो ओरिजिनल इमेज है वो पकड़ा दिया कि मम्मी पॉटी करवा रही है, मम्मी सामने बैठी भी हुई है, खुद कर रहा है, खुद का फोटो देख रहा है, अच्छा फोटो भी आ गया था उसका, चलो वो देख रहा है, मम्मी से आई कॉन्टेक्ट उसकी अच्छी थी। तो कुल मिला के जो ये सिनारियो था वो उसको अच्छा लग गया और वो बैठना शुरू कर दिया। और बैठना क्या 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वो पॉटी सीट में पॉटी करना भी शुरू कर दिया उसने। और अब तो ऐसा हो गया, मतलब ये लगभग पिछले 1.5 महीने से ऐसा कर रहा हूँ, 1 मंथ प्लस ही हो गया। अब ऐसा होता है कि चूंकि उसका पता ना मतलब फाइन मोटर वगैरह है, अच्छा है, बट मतलब उस लेवल का नहीं है, बिल्कुल फाइन नहीं है, वो कर लेता है काम फाइन मोटर का वो सारा, बट जैसे पेंट उतारना है तो वो खुद से कोशिश करेगा बट पूरा पुल डाउन नहीं कर पाता है। तो अभी तो ऐसा बहुत बार हमें लगता है कि उसको पॉटी जब आती है तो वो क्या करता है, रूम से निकलेगा, जाके पॉटी सीट पे बिना उसके जो लीड को निकाले हुए बैठ जाता है, मतलब उसको ये पता है कि मुझे यहाँ बैठना है, पॉटी आई तो मैं यहीं बैठूंगा। कभी कभी लीड को हटा करके बैठेगा बट पेंट कर नहीं पाता है। मतलब उसकी समझ मुझे काफी अच्छी लग रही है कि चलो कम से कम इतना समझता तो है कि पहले जो मतलब डायपर में करता था या पैंट पहना तो पैंट में कभी कर देगा, तो बच्चा इतना मतलब सही हो गया कि वो खुद से पहुंच रहा है पॉटी सीट तक। तो ये चीज मुझे सही लगी। और अब लगभग ऐसा हो गया कि उसको मतलब अब गेस्चर भी अच्छा लगा, बॉडी लैंग्वेज भी उसकी ऐसी होती है, कभी पॉटी आती है तो मतलब बचत किसकी मम्मी को पता चल जाता है कि बच्चा पॉटी करेगा, या उसे पहले सिम्टम देगा सुसु करने का, अगर उसको टाइम टू टाइम सुसु नहीं करवाया हमने तो जाकर के वो वेट करेगा पैंट को, और फिर उसके जस्ट बाद हम उसको तुरंत बिठाते हैं इमीडिएट पॉटी सीट पे, तो पॉटी कर लेता है। और ऐसा करके पिछले 1 महीने से वो लगभग लगभग डेली कर लेता। हाँ टाइम फिक्स नहीं है, कभी सुबह कर लेगा तो कभी दोपहर कभी शाम, बट करेगा डेली। और ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है, क्योंकि पॉटी मतलब डिपेंडेंसी मतलब पॉटी के मामले में बहुत ज्यादा चलता है। बहुत बार मतलब ऐसा लगेगा कि पता कब तक चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये 5 साल प्लस हो गए, 5.5 साल का है, 5 and 6 months का है। तो अभी तक मतलब बचपन से अभी तक ये 10 था नहीं, तो ये बहुत बड़ा हडल था, बट अभी लग रहा है कि 60-70% ये रिजॉल्व हो गया। तो ये भी एक मतलब अच्छा लगा हमें, जो उनको बताया सर मैंने कि मतलब ये चीज हम लोग थोड़ा थोड़ा करते पहले से थे, हो सकता है वो बेस इस मेडिसिन के साथ कुछ काम आ गया हो। उसके बाद
वैसे तो सेल्फ लाफिंग इसकी कभी थी नहीं, लेकिन लॉकडाउन में मतलब वंस इन ए ब्लू मून कभी कभी वो खुद से हंसता था, मतलब वैसे कुछ पता नहीं चलेगा क्यों कर रहा है, बट फॉर ए फ्रिक्शन ऑफ सेकंड मतलब ऐसे हंसेगा, फिर उसको बोलेगा अच्छा क्या कर रहा है, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा वो। तो मैंने बताया कि सर ये भी था, तो वो भी उन चीजों में भी काफी कमी आई, मतलब 2 महीने में देखा अभी मैं, अब जो भी रहा हो, माहौल का रहा हो, मेडिसिन का रहा हो, बट वो उन चीजों में लगी मुझे इम्प्रूवमेंट है। सेल्फ लाफिंग लगभग लगभग अब नहीं है वो चीज। उसके बाद हाँ, स्पीच में क्या लगा कि पहले वो टीवी तो ऐसे डॉक्टर बोलते हैं कि स्क्रीन टाइम बच्चों को मत दो, चाहे वो कोई भी गैजेट हो नहीं देना चाहिए, बट इसको मोबाइल तो हम लोग नहीं दे रहे हैं अभी, बहुत कुछ मतलब मोबाइल का मैं बता रहा हूँ एक स्टोरी कैसे देते हैं उसको, किस कंडीशन में देते हैं। बट टीवी वो देखता है, टीवी में अब पहले क्या था कि टेलीविजन को वो प्रॉपर मतलब एक लॉजिकली नहीं देखता था, देख रहा है कभी उसके पसंद का गाना आ गया तो देख लेगा, अदरवाइज निकल जाएगा। अभी क्या है, जैसे अभी न्यूज चल रहा है रिया चक्रवर्ती का, उसके दिमाग में अब क्या है कि रिया वाला जब भी न्यूज आएगा वो पक्का देखेगा, उससे उसका क्या कंसंट्रेशन बन गया, पता नहीं क्या देखते देखते मतलब डेली वही आ रहा है, जो भी न्यूज चैनल चलाओ तो वही न्यूज आ रहा है, तो उससे देखते 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 वो क्या हुआ कि बैबलिंग शुरू कर दिया, मतलब वो अगर जो भी न्यूज जो एंकर्स बोल रहा है तो साथ में पीछे पीछे हल्का फल्का बैबलिंग करेगा कुछ कुछ वर्ड्स को, मतलब अगर वो मतलब 100% कोई एंकर बोल रहा है तो 10 to 20% ये साथ साथ बैबलिंग करता है कुछ कुछ, मतलब कभी कभी रैंडम बोल देगा हाँ ये है, या फिर मैं जब उसके बाद पेन ड्राइव में हमने कुछ लगा रखा है इसके राइम्स वगैरह हिंदी इंग्लिश के दोनों, तो वो चलाऊंगा, तो पहले क्या सिंपली देखता था, अभी क्या है कि साथ में जैसे बोलेगा ए फॉर एप्पल, या फिर हिंदी में उसका अगर हिंदी बनने वाला कोई है अ से अनार, तो वो बोलेगा क्योंकि फोनिक्स उसका पहले क्लियर मतलब हो गया था, मतलब वही नोएडा में डॉक्टर रुपेश सर ने करवाया था, और अभी उसके आधार पे वो जब टीवी में देखता है पूरा बनने वाला सीरीज, तो उसमें लगभग आधे से ज्यादा अल्फाबेट हिंदी अल्फाबेट जो है उसमें वो साथ साथ रिपीट करेगा, टीवी आगे आगे साथ साथ पीछे पीछे ये भी बोलेगा, अगर वो अकेला है मतलब कभी हम लोग बिजी है इधर उधर तो वो बेड पे बैठ जाएगा और साथ साथ कोशिश करेगा बैबलिंग का। तो मैंने बोला सर ये भी थोड़ा थोड़ा शुरू किया है, जो हेड पे जो गिल्टी थे वो रिमूव हो गए उसके, और जो सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि जो इसका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग थी, जैसे पहले क्या था कि घर में कोई सामान है हम उसको बोलते थे, पहचानता होगा अंदर अंदर, बट वो उसको मतलब प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाता था, पर अभी क्या है कि हर रिस्पेक्ट में अगर मैं उसको बोलूं कि अच्छा जाओ किचन से ये सामान ले आओ, अच्छा जाओ तुम स्टोर रूम से ये ले आओ, या फिर अच्छा जाओ तुम बाहर से ये ले आओ, तो वो उसकी ये समझ अच्छी हुई, और जब हमसे कम्युनिकेट करता है, जब भी कुछ बात करता है, चाहे वो गेस्टर्स हो चाहे स्पीच से हो, तो पहले की अपेक्षा थोड़ा मतलब ज्यादा लग रहा है कि एक लॉजिकल कम्युनिकेशन हम दोनों के बीच या जिसके साथ भी करता है वो हो रहा है। तो मुझे लगा कि इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें भी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब ये 2 महीने के मेडिसिन के बाद। और ओवरऑल मैंने जब कंपेयर किया खुद, क्योंकि चूंकि मुझे अटैक का वो स्कोर निकालना पता नहीं है, बट मैंने वैसे अपने रफली, क्योंकि उसमें कैटेगरी वाइज दिया हुआ कि सेंसरी का अलग इशू है, फिजिकल का अलग है, स्पीच का अलग है, बिहेवियरल का अलग है, चार चार कॉलम्स है उसमें, उसमें भी कौन सा माइल्ड मॉडरेट सीवियर है ऐसे करके दिया हुआ है, तो स्कोरिंग कैसे करते हैं मुझे पता नहीं, बट हम लोगों ने एक रिपोर्ट बनाया कि चलो 2 महीने पहले जब मैं दिखा था डॉक्टर आदित्य भाई सर को, तो उस समय irrespective of any group, whether that is sensory और physical, behavioral और speech, सब में क्या क्या स्कोर था उसका वो हमने निकाला, एंड अभी जब दोबारा गए तो निकाला हमने, जब उसको कंपैरिजन किया जब हमने, तो कंपैरिजन में ये पता चला कि उसमें भी इंप्रूवमेंट हमें नजर आया कि जो जो मतलब स्कोर्स पहले लो थे उसमें काफी मतलब काफी नहीं बट कुछ हद तक उसमें इंप्रूवमेंट दिखा मुझे। तो ये सारी चीजें मैंने उनको बताई डॉक्टर आर एच भाई सर को, तो भाई सर बोले कि चिंता मत करो इसकी स्पीच आ जाएगी, अभी मैं मेडिसिन दे रहा हूँ आगे। अभी उन्होंने जो पहले का मेडिसिन था उसमें से 2 कंटिन्यू रखा और एक उन्होंने चेंज कर दिया, वो चेंज करके अभी दिया, अभी जस्ट एक हफ्ता पहले हम लोग आए हैं, अभी उसको दे रहे हैं, अब देखते हैं 2 महीने के बाद क्या होगा। तो इसीलिए मतलब मेरा एक पर्सनल मतलब है ओपिनियन कि जो अगर आगरा एनसीआर दिल्ली एनसीआर आजकल देखा उनका सबसे अच्छी बात का है कि वो ऑनलाइन भी लेते हैं, तो मुझे ही नहीं, मैंने जैसे ग्रुप में जैसे प्रमोद सर का है तो उन्होंने मैं काफी बार शेयर किया कि मेरे बच्चे के साथ भी काफी मतलब फायदा हुआ उससे, उसके बाद और भी लोग हैं एक दो जिनको हुआ है, और मैं बता रहा हूँ रिसेंटली 2 महीने पहले ही शुरू किया था हमने, और दवाई के बाद मुझे लगे चेंजेस लगे इसमें। तो कुछ डॉक्टर्स का कहना ये है कि मतलब होम्योपैथी नेचुरोपैथी वो उतना काम नहीं करता है, लेकिन अगर इसको कराते हैं हम तो बच्चे के अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो ये सोच करके मतलब जाना चाहिए। और चूंकि हम लोग प्रैक्टिकली बोल रहे हैं कि कुछ लोगों का ग्रुप में कम से कम 6-7 ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला कि हाँ इम्प्रूवमेंट है, तो जो मतलब ले सकते हैं, अगर कहीं ले रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर कोई किसी होम्योपैथी से नहीं मतलब ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो एक बार इनसे मिलिए, मोस्टली हेल्प होगा। स्कूलिंग का हम लोगों ने, चूंकि मैं जब ये स्कूलिंग का इसका अच्छा था, मतलब
एक तो मैं थोड़ा सा जो दिल्ली एनसीआर का जो मैंने फील किया, तो उसके स्कूलिंग के बारे में बताना चाहूंगा। जितनी फी वगैरह ये लोग लेते हैं नोएडा वगैरह में, इसके हिसाब से इनका आउटपुट बिल्कुल नहीं है, और हम लोग उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। अब जो कि हम लोग की मतलब जो फाइनेंशियली हम लोग उतने साउंड नहीं होते हैं, हम लोग जब भुज में इसका स्कूलिंग कराते थे तो ओनली 1500 रुपीज पर क्वार्टर था, मतलब बच्चे के स्कूल का चार्ज। और फैसिलिटी देखेंगे, मैंने अपने बच्चे का नोएडा में कराया, सेक्टर 51 में स्कूल है रिजम करके। उसको काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो 5000 रुपीज पर मंथ में तैयार हुई। वो ऐसे कोई 5500 बोल रही थी, वो थोड़ा सा उससे रिक्वेस्ट किया तो 500 रुपए महीने का कम थी वो, फिर भी 5000 रुपीज वो मेरे चार्ज करती थी वो। मतलब स्कूल के अगर क्वालिटी में मैं कंपैरिजन करूं, जहां पे मुझे वो 500 रुपीज पर मंथ लगता था भुज में, और यहाँ पे मुझे 5000 पर मंथ में देता था बच्चे में। और अगर क्वालिटी की बात करूं तो मुझे जो भुज में मिलता था उसका मुझे 20% यहाँ नहीं मिला। समझ रहे? मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि छोटे बच्चों के लिए ब्रांड मतलब डजेंट मैटर। मैं उसके पास रहा, और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि इनके पास क्या है कि बच्चे इतने हैं और इतने लोग हैं पैसे देने वाले कि ये मतलब बच्चा आए ना आए उनसे इनको कोई मतलब ही नहीं है। मैं फिजिकली एक दो बार जा करके उसके प्रिंसिपल को बोला। अब वो एक्चुअली हमने इसलिए जाना पड़ा, वो क्या करते थे कि बोलते थे कि ठीक है बच्चा अपने बच्चे में इशू, मैंने पहले बताया था उसको कि बच्चे में दिक्कत है, स्पीच नहीं है, बट क्लास में वो कॉपरेट करेगा, ऐसा नहीं कि वो किसी को मारेगा या ऐसा कुछ करेगा, शांति से बैठेगा। और हमें यही चाहिए कि बच्चों के बीच रहे वो, और जो भी इन्वायरमेंट आप दे रहे हैं वो उससे थोड़ा सा रूबरू होए। बस इसके लिए बाकी पढ़े ना पढ़े ये तो हमें ही पता है, और आप भी इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, बट ओनली एनवायरमेंट के लिए मैं इसको यहाँ डाल रहा हूँ। पर वो लोग क्या करते थे शुरू में तो, और उन्होंने एक मतलब ऐसे मतलब है ट्रेन सा है, आप स्कूल में एक कैमरा ऐसे दे देगा कि ठीक है आपके बच्चे का क्या एक्टिविटी चल रहा है, आप अपना बैठे बैठे देखो घर से। तो ये चीज हमें एक तरह से फायदा भी किया। वाइफ मेरी देखती रहती थी कि चलो बच्चे का क्या हो रहा है। एक हफ्ता 10 दिन तो रखा उन्होंने नॉर्मल मतलब क्लास में। उसके बाद जब उसके पास 10-12 बच्चे हो गए ऐसे जिनमें डिलेड मतलब डेवलपमेंट का इशू था, तो उन्होंने क्या किया, इन बच्चों को मिला करके एक अलग सेक्शन बना दिया, और वहां पे एक कोई टीचर को रख करके बच्चे को ऐसे ही अनअटेंडेड छोड़ दिया ना, उसको कोई एक्टिविटी करवा रहा है। कोई बच्चे ज्यादा डिसेबल हैं, कोई बच्चे कम हैं, तो वो क्या हो रहा है कि जिसमें ज्यादा डिसेबिलिटी है उसका कुछ चीज इनहेरिट हो रहा है इस बच्चों में। जैसे मैं अपने बच्चे में फील किया कि इसका बिहेवियर स्कूल जाने से खराब हो गया। इससे मैं उसको जाकर के बोला, मैंने हाँ मैं फोन करता था बहुत बार, नहीं मानती थी वो। एक्चुअली प्रिंसिपल जो भी वहाँ के हैं मुझे लगा कि काफी मतलब र्यूड हिसाब का बंदा है। फिर मैं फिजिकली गया, फिजिकली जाके बोला, फिर भी वो मतलब अपनी चीजों को मानने को तैयार नहीं है। मैं उनको कैमरा का वो दिखाया स्नैप छोड़ के, देखो आपने बोला कि इसको मैं नॉर्मल रखूंगा, आप क्या कर रहे हो कि बच्चे जहाँ पे आपके पास जब 10-12 डिसेबल बच्चे आगे ज्यादा डिसेबल जाए तो आप मतलब आप रखो अच्छी बात है, पर आपके पास अगर प्रॉपर रिसोर्स नहीं है तो ऐसे बच्चे का एडमिशन मत लो। और अगर है रिसोर्स तो उससे आप काम करो, नहीं लेंगे एडमिशन आप नॉर्मल में, और बच्चे के ऊपर आप कुछ करेंगे नहीं। अगर कोई पेरेंट कुछ बोल रहा है तो उसको आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे और उल्टा मतलब प्रॉपरली मतलब जवाब नहीं करिए वो। फिर हम लोग बोला, एक दो बार बोल के बोला ठीक है हम रखेंगे नॉर्मल में, वो फिर नहीं रखती थी। एक दो बार हमने देखा, फिर उसको हटा दिया हमने स्कूल से। हटा करके अपने ही, मैं एक्चुअली 76 में रहते हैं, तो उसी में एक स्पेक्ट्रम करके छोटा सा स्कूल है, 3 BHK में एक स्कूल खोल रखा है। तो हम जैसे पेरेंट्स के लिए ऐसा ही स्कूल मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि बच्चे कम होते हैं और जो चीज हमारे बच्चों को चाहिए वो चीज वहां पे मिल जाता है। और आजकल खास करके जो मतलब अपने दिल्ली एनसीआर के जो स्कूल हैं, खास करके इन हाउस स्कूल जो भी है, तो रिसोर्स उसमें भी सफिशियंट है। जो भी बड़े स्कूल में मिलता है लगभग लगभग मिल जाता है इन स्कूलों में भी। और सबसे अच्छी बात है कि जैसे कोई स्कूल बोलता है शैडो टीचर के लिए, मतलब बहुत बार सुनते हैं कि नहीं आप आपके स्पेशल आपको आपके बच्चों के लिए मुझे एक शैडो टीचर रखना पड़ेगा, तो उसको उसका फी आपको देना पड़ेगा ये वो। तो इसमें क्या होता है कि एक कॉमन जो पेरेंट्स हैं उनके लिए काफी दिक्कत हो जाती है कि वो उतना मतलब खासकर जब सोचते हैं 5000 रुपीज स्कूल का चार्ज ले रहा है तो शैडो टीचर का कितना लेगा वो। तो हर इंसान इन चीजों को मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे गार्जियंस के लिए एक मेरा मतलब एक पर्सनल एडवाइस ये रहेगा कि अगर वो ऐसे जो सोसाइटी स्कूल है या फिर छोटे स्कूल हैं प्ले स्कूल टाइप में, अगर वहां देते हैं तो मतलब जैसे मेरी वाइफ है, पेरेंट्स में से कोई एक एज ए शैडो टीचर रह करके अपने बच्चों का टेक केयर खुद भी कर सकते हैं वहां पे। तो इससे और वो अलाउ भी कर देते हैं। वो छोटे स्कूलों में क्या है कि उनका ज्यादा उनको ब्रांच से नहीं, उनको भी उन्होंने स्टार्टअप किया है तो उनको अपना काम से मतलब रहता है, तो ऐसे केसेस में वो अलाउ कर देते हैं। और ऐसे बच्चे होते कितने हैं, अगर कोई स्कूल खोल रहा है तो उसमें मुश्किल से 2 से 3 बच्चे होते हैं सोसाइटी मतलब मोहल्ले वाले में, सोसाइटी वाले में, तो वो अलाउ कर देते हैं हम जैसे पेरेंट्स को। तो वो हमारे बच्चों के लिए वो ज्यादा मतलब फायदे कर जाता है कि चलो ठीक है, मतलब हम खुद जा रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या बच्चा कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर दिक्कत कुछ ज्यादा है तो हम नहीं, टीचर के ऊपर भी कोई बर्डन नहीं है कि अगर कुछ तो वो कॉल करे, बोला ये करे वो करे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर छोटा स्कूल हो
जहाँ पे आपको इकोनॉमिकली भी फायदा है एंड ओवरऑल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो चीज फायदेमंद है। अभी तक वैसे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ एफओ स्कूल में जब जाता था भुज में, तो बच्चे के 3 साल की उम्र में वो इंडिपेंडेंट था, क्वार्टर से बच्चे को ले जाना, क्वार्टर तक बच्चे को पहुंचाना एंड जो भी एक्टिविटीज है वहाँ पे प्रॉपर वो बच्चों का टेक केयर करना, ये सब स्कूल अथॉरिटी का काम था। हमें थोड़ा भी टेंशन नहीं हुई आज से 2.5 साल पहले। और जब मैं नोएडा में रहा, हर चीज के लिए डिपेंडेंसी, मतलब बच्चा जो कर सकता है, मतलब स्कूल आर मतलब बाउंड टू नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रन। तो ये चीज हमें बड़ा लगा खराब। चलो अब लेकिन हमारी मजबूरी है कि नोएडा रीजन में थेरेपिस्ट अच्छे हैं, स्कूल भी अच्छे हैं, बट पैसे बहुत लेते हैं। मैंने ऐसे स्कूल सुना है जहाँ पे मोर देन 50-60,000 रुपीज पर मंथ का फी है, जहाँ पे ऐसे वो देते हैं। बट मैं एक अपना बताऊंगा ऐसे पेरेंट्स के लिए जिनका सोर्स ऑफ इनकम थोड़ा लिमिटेड है, वो थोड़ा सा ये ध्यान दें, मतलब कि हमें मतलब कि कंपेयर नहीं करना चाहिए कि चलो उसका बच्चा अगर कोई बहुत बुरे स्कूल में जा रहा है तो वो सही हो रहा है, अगर मैं अपने बच्चे को नहीं भेज पा रहा हूँ वहां पे तो मेरा बच्चा सही नहीं होगा। ये एक्चुअली मेरा लगा कि एक रॉन्ग परसेप्शन है हमारे पेरेंट्स का। बच्चा डेवलप होता है। मैं इतनी बार गया, मतलब जहां भी गया, अभी जो मैंने नीतीश बोरा सर का एग्जाम्पल बताया था जो अहमदाबाद में रहते हैं, तो वो भी कभी कभी वेबिनार करते रहते हैं, तो मेरे पास आता है लिंक, तो मैं बात जब सुनता हूँ उनकी स्पीच, तो वो ये बोलते हैं कि डॉक्टर का काम होता है कि अगर बच्चा कोई किसी मतलब डिजीज की वजह से डिसऑर्डर है तो उसको मैं ला सकता हूँ ट्रैक पे। मतलब उन्होंने एक रफली एग्जांपल बताया था कि अगर ट्रेन को भगानी हो पटरी पे, तो हम डॉक्टर का काम है ट्रेन को उठा के पटरी पे ला देना, बट पटरी पे ट्रेन भागेगी कैसे, दिस इज द जॉब ऑफ थेरेपिस्ट। तो इसीलिए आप लोग ज्यादा मतलब इन चक्करों में नहीं रहना कि ये वो हाँ ऐसे तैसे जो भी है, बट हाँ थेरेपी को जितना आप मतलब दो, अगर कोई दिक्कत है तो 100% दिखाना है, जो भी वो रिकमेंड कर रहे हैं उनकी दवाई हमें चलानी है। लेकिन अगर बच्चा का और कोई डिसऑर्डर नहीं है, नॉर्मली मतलब कोई जैसे मेरे बच्चे किसी को फीट नहीं आता हो, किसी को और इस तरह का कोई डिसऑर्डर, किसी का बिहेवियर ज्यादा इशू नहीं है, कोई सोता नहीं है, स्लीप डिसऑर्डर नहीं है, अगर ऐसे इशू नहीं है तो मतलब डॉक्टर से ज्यादा, इवन डॉक्टर तभी तो रहेंगे बट ज्यादा काम करेगा बच्चों को ऑटिज्म के केस में थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ थेरेपिस्ट, चाहे वो फिजिकल हो, ओटी हो, स्पीच हो, सेंसरी हो, कोई भी हो, मतलब हर तरह का थेरेपी दीजिए। और थेरेपी में उन्होंने ये बताया हमें कि आप मतलब एज ए पेरेंट्स आप चीजों को सीख लीजिए। अगर कोई थेरेपिस्ट 1 घंटा कराता है तो आप उसका 10 टाइम घर पे कराइए, और वो तब करा पाएंगे आप जब आप फिजिकली जाकर के किसी थेरेपिस्ट के पास कम सेशन लेंगे। हम लोगों ने भी क्या किया नोएडा में, सुन लगा कि चलो मैं हम लोग लिमिटेड टाइम ले रहेंगे और 1 साल 1 साल रहेंगे, शायद बच्चा ठीक हो जाएगा। खूब दिन में 2-2 3-3 सेशन लेते थे, हमें किसी ने गाइडलाइन भी नहीं किया, बट उससे ज्यादा फायदा नहीं है। आप सेशन भले एक ही लीजिए, वो भी डेली मत लीजिए, लेकिन उन चीजों को घर में इम्प्लीमेंट करना मेन जरूरी है। जैसे कि लॉकडाउन में हम लोग काफी ग्रुप में काफी लोगों का ये रिमार्क्स था कि मतलब मेरे बच्चे का ये इंप्रूवमेंट या ये मतलब अनकंडीशनल इंप्रूवमेंट हुआ, जहाँ पे मतलब पेरेंट्स काफी खुश हैं इन चीजों को लेकर के कि मैंने खुद अपने बल पे बच्चों को मैंने ये चीज सिखा दिया। तो इससे हमें एक सिंपल सी सीख मिलती है कि हम लोग खुद, हाँ गाइडलाइन जरूरी है, जरूर नो डाउट, चाहे वो ओटी हो चाहे स्पीच हो कुछ भी हो, गाइडलाइन जरूरी है। एंड वहां के चीजों को सीख करके हम लोग घर पे अगर उसको जितना मेहनत करें, अकेले से तो नहीं होगा, अकेले से तो संभव नहीं है, घर के लोगों का कॉपरेशन बहुत जरूरी है। और खास करके जो भी लोग हैं, मैक्सिमम कहीं ना कहीं वर्किंग है वो, तो चलो एक लोग के लिए बहुत बहुत हेडेक है, ये बहुत टेंशन है। मैं देखता हूँ, मैं तो ज्यादा नहीं कर पाता हूँ, वाइफ करती है जो भी, तो उसके लिए बहुत हेडेक रहता है कि अकेले वो हर चीज को कैसे मैनेज करे। वो अगर सपोर्ट मिल जाए घर वालों का किसी भी तरह से, या किसी भी ऐसे आदमी को जो इसके साथ रह सके, तो इसका डेवलपमेंट और अच्छा हो सकता है। एक पेरेंट कितना कराएगा, मतलब अगर 1 घंटा का थेरेपी में कराएगा तो उसके पास और बहुत सारे काम है। अगर घर में 2-3 लोग हो, इसलिए बोलता है कि अगर कंबाइंड फैमिली है तो बच्चे का ग्रोथ अच्छा होगा। वहां पे क्या होगा कि अलग अलग टाइप के लोग हैं और वो सारे लोग बच्चे से मिलप होंगे, हर लोग अपने अपने हिसाब से उसे कम्युनिकेट करेंगे, तो शायद बच्चों का डेवलपमेंट जल्दी हो। तो ये एक मेरा मतलब पर्सनल एडवाइस रहा। जैसा कि मैंने बताया कि लॉकडाउन में हमारे बच्चे में जो डेवलपमेंट हुआ ये कि हिंदी का फोनिक्स लगभग आधे वो बोल लेता है, थोड़ा वॉवेल्स जो भी है ओ आ ई उ ए आई मतलब बोल लेता है, आगे भी लगभग उसको मैं बोलूँगा क ख, तो परफेक्शन नहीं है बट बोलता जरूर है साथ साथ कि हाँ मतलब ये मैं बोल रहा हूँ वो बोल रहा है, ऐसे करके मतलब मिला देगा कि मैं बोल रहा हूँ वही चाह रहा हूँ, बट परफेक्शन उसमें नहीं आ रहा है। तो थेरेपिस्ट का ये कहना आता है कि आप परफेक्शन पे इनिशियली ध्यान मत दीजिए, आप बच्चे को शुरू शुरू में रिस्पॉन्स आना चाहिए कि अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है। परफेक्शन जो वो सेकंड फेज का काम है वो आ जाएगा, जो बच्चा मतलब इस तरह का अगर स्टार्टअप हो गया उसका तो परफेक्शन टाइम लगेगा बट आ जाएगा। तो इसमें भी यही है कि हिंदी का फोनिक्स शुरू हुआ। एंड हाँ, एक जो सबसे अच्छी बात रही है
कि जो फोनिक्स उसका क्लियर है उसके बेस्ड पे मैं जो भी उसको वर्ड बुलवाता हूँ वो वर्ड बोल लेता है, बट वो तोड़ तोड़ के बोलेगा। अगर मैं उसे बुलवाऊंगा, बोलो अक्षर हाउस, तो वो हाउस नहीं बोलेगा एक बार, बट उसको बोलूंगा बोलो हाँ, फिर ऊ, फिर सा, तो ऐसे बोलेगा। आजकल क्या है कि एक और अच्छी चीज बुरी जो बुरी है, वैसे तो बोलता है स्क्रीन टाइम नहीं देने के लिए हमने उसका मोबाइल बिल्कुल बंद कर दिया, बट उसको मोबाइल में गेम खेलने की आदत है उसको। तो अब उसको अगर मोबाइल चाहिए, मैं दिन भर नहीं दूंगा। जैसे वो आप बोलेगी कि पापा ऑफिस आएंगे तो मोबाइल देंगे तुमको, तो वो दिन भर वेट करता रहेगा कि पापा जब आएंगे शाम में ऑफिस से तो वो मुझे मोबाइल देंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बार्गेनिंग करता हूँ उससे कि तुम जब ये चीज बोलेगा तभी मैं तुमको मोबाइल दूंगा। तो वो उस समय क्या करेगा, फटाफट फटाफट जो मैं बुलवाऊंगा, मतलब ब्रेक करके बोलेगा या फिर इंडिविजुअली बोलेगा, लेकिन उससे जो फोन बोलवा लीजिए टकाटक टकाटक विद 100% मतलब परफेक्शन, जो क्लैरिटी उसमें है, मतलब रिस्पॉन्स वो बोलता है वो चीजें। फिर भी डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर मैक्सिमम का यही कहना है कि आप बच्चों को स्क्रीन टाइम दूर रखिए, और हम लोग अब उतना 100% नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें भी लगता है कभी कभी उससे फायदा हो रहा है उससे, तो वो हम करवाते हैं। उससे भी काफी उसके मतलब वर्ड्स आए हैं। अभी लगभग मोर देन 30-40 वर्ड्स वो प्लेन वर्ड्स बोल लेता है, प्लेन सिंपल वर्ड्स इन वन गो। मम्मा, पापा, दादा, चाय, कभी दे दो, ऐसे बहुत सारे मैंने एक बना रखा है इसका लिस्ट ऑफ वर्ड्स। तो वो बोलता है, लगभग 30 वर्ड्स हैं। एंड कुछ कुछ सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं जो 2 वर्ड्स का भी सेंटेंस है, वो कभी कभी कोशिश करता है। ये चीजें मैंने बहुत सारे थेरेपिस्ट से पूछा कि कैसे होगा ये चीज, तो लोग जो बताते हैं एक्चुअली वो नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग भी बहुत दिन से लॉकडाउन में, लेकिन आप सोच रहे हैं कि एक आध महीने में आते हैं। तो ये नोएडा वगैरह में जैसा लोग बता रहे हैं कि अभी काफी गार्जियंस ने थेरेपी शुरू करवा दी है, और थेरेपी से फायदा तो है। हमें भी लग रहा है कि इसका एक परफेक्ट टाइम है, अगर सही थेरेपी मिले तो शायद इसको मतलब अच्छा फायदा करे। ऑक्यूपेशनल में हमें लॉकडाउन में काफी कुछ फायदा हुआ। पहले सीढ़ी वगैरह इंडिपेंडेंट नहीं चलता था ये, अभी अच्छा आराम से लेता है, उतर जाता है। बॉल थ्रोइंग अब चूंकि पता है ना लो मसल टोन है इसका, तो इसीलिए क्या था कि जिस पर्टिकुलर पोर्शन पे हम जब काम करवाते हैं तो वो काम, वो पर्टिकुलर जो पार्ट है बॉडी का वो हो जाता है फंक्शनल। काफी बार बॉल उसको थ्रो करवा चुका है, मतलब 15 दिन, 20 दिन, महीनों दिन, तब जाकर के ऐसा हुआ कि बॉल ऐसे भी थ्रो कर लेता है एंड डाउनवर्ड भी कर लेता है वो। तो ये उसकी थ्रोइंग आ गई है। उसके बाद एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगा। एक्चुअली वैसे तो है रिसोर्स तो काफी कुछ है जो मिल जाते हैं ऑनलाइन, लेकिन मुझे जो ऐसा लगा कि रिसोर्स भी हम लोग खुद लोकली मतलब बना सकते हैं हम लोग, क्योंकि ग्रुप से मैंने भी बहुत काफी कुछ ग्रुप में जब लोग शेयर करते हैं कोई पीडीएफ या कोई इमेज वगैरह, तो उनसे देख करके या फिर यूट्यूब लिंक वगैरह, तो उसमें जैसा बताता है वो हमें लगता है कि 60-70% चीजों को, 60% चीजों को हम लोग घर में भी बना सकते हैं उसको लोकल मार्केट की चीजों से। तो ये सब मतलब रिसोर्स एक मैनेजर हमें अच्छा होना होगा, क्योंकि बच्चे के पास जब रिसोर्स रहेगा तभी वो चीज कर पाएगा, और बच्चा एक चीज में उब जाता है, वो बोर हो जाएगा वो। तो उसको उसी टाइप चीज को अलग अलग वे में बना करके उसको दीजिए, ताकि वो इंटरेस्ट से ले चीजों को और वो करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक बताया था कि जैसे वहां पे करवाते थे डॉक्टर सतेंद्र सर इसका ऑब्स्टेकल्स, क्योंकि पैर ये उठाता था बैलेंसिंग के लिए, तो हम लोगों ने एक सीढ़ी बनाई इसकी नॉर्मल हॉरिजॉन्टल स्टेयरकेस, और उसमें अलग अलग हाइट का हमने वो स्ट्रिप लगा दिया है, और थोड़ा दूर पे, ताकि एक स्ट्रिप को क्रॉस करे तो उसको आगे अगला थोड़ा हाइट का स्ट्रिप मिले, एंड सो ऑन। ऐसे कर करके एक मतलब जल्दी तो नहीं आता, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मतलब महीनों मेहनत करेंगे तो आ जाता है जरूर। अभी वो सीढ़ी मतलब आराम से क्रॉस करना सीख गया। जो स्पिटिंग है वो पहले नहीं थी इसकी, अभी वो भी हो गया। सकिंग वगैरह प्रॉपर नहीं था, तो हम लोगों ने मतलब हम 3-4 लोग घर में बैठ जाते थे अगल बगल जो भी है, और एक बाउल ले लिया, मुंह में पानी लिया और स्पिट करके दिखाया उसको, तुम देखो ऐसे देखो। 4-5 दिन दिखाया, वो स्पिट करना सीख गया, फिर उससे थोड़ा थोड़ा निकलता था। फिर हम क्या करते थे, जैसे मुंह पानी लिया, वो पीने से पहले मैं उसको हाथ से लॉक कर देता था, लॉक किया तो बाहर निकला। ऐसे कर करके उसको दिखाता रहा कि चलो देखो मैं कर रहा हूँ तुम करो, मैं तुम करो। फिर ब्रशिंग के बाद, पहले नहीं थी आदत, पहले ब्रशिंग के बाद वो निकल जाता था पूरा। अब क्या है कि ब्रशिंग के बाद उसको स्पिट करता है, उसको पानी का सुबह में उसको जैसे अच्छा लग रहा है, तो ब्रशिंग के बाद कम से कम हम लोग 50 टाइम्स उससे करवाते हैं कि तुम स्पिट करो, लो पानी लो, स्पिट करो, स्पिट करो। इससे क्या है कि मतलब मुंह का जो मसल्स हल्का फुल्का उसमें भी होता है एक्सरसाइज, और वो स्पीच में थोड़ा ठीक ठाक फायदा करता होता है। ये रहा। एकेडमिक भी इसका पहले भी था वैसे, लेकिन अभी भी जैसे इसकी आइडेंटिफिकेशन काफी अच्छी हो गई। 1 to 100 मतलब विथ प्रॉम्प्ट, हल्का प्रॉम्प्ट देगी वजह हाथ पे यहाँ पे, तो वो मतलब लिख लेगा 1 to 100, मतलब उसको पैटर्न पता है। लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता कि अगर मैं हाथ छोड़ दिया जाए उसका तो फिर जिगजैग कर देगा, लेकिन थोड़ा सा अगर सपोर्ट है तो उसका जो पैटर्न है वो सही चलता है। तो वो उसकी मतलब हो गया। शेप वगैरह सब पहचानता है, सारे जो बेसिक शेप्स हैं, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, ये सब शेप पहचान लेता है। कमांड अब अच्छा फॉलो करता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, घर में कोई भी काम होता है, जैसे ग्रुप से भी हम लोगों ने सीखा कि डॉक्टर ये बोलते थे कि बच्चे को घर में जो भी उसके लायक काम है आप उनसे ही करवाइए, कोई भी एक्टिविटी है,
सुबह जैसे हम लोग बेड है अगर लाना है, बोले ये लो बेड फोल्ड करके वहां रख दो, वहां से यहाँ ले आओ, गिलास वहां रख दो, गिलास ले पानी मांगेगा, ठीक है पहले गिलास लेकर आओ फिर पानी दूंगा। मतलब जितना एक्टिविटी करा सकते हैं अगर हम खुद से उससे, जब उसकी नीड है तो वो कोशिश करेगा तो उसमें परफेक्शन भी आएगा। तो सेम चीज मेरे साथ भी हो रहा है कि हम लोग कमांड फॉलोइंग से बढ़ रहा है उसका, बढ़ाते हैं, बताते हैं और फिर वो करता है। और एक अच्छी चीज उसमें शुरू से ही है, अभी नहीं बहुत दिनों से, कि पढ़ने का बड़ा इच्छुक है, काफी सो मतलब स्टडी। तो जब भी उसकी मतलब इच्छा होगी वो जाएगा अपना बैग लेकर मुझे बोलेगा पढ़ाओ, बोलता नहीं है बट जैसे से मतलब बोलेगा कि लो बैग और निकाल के पढ़ाओ। और पढ़ाने में क्या करता है वो बोलेगा सबसे पहले कि वो उसकी अपनी जो नीड है, उसकी जो बोर्ड है, बोर्ड पे बोलेगा ठीक है मेरा इमेज बना दो, चाहे वो वॉच का बना दो, लैपटॉप का बना दो, बोतल बना दो, और उसके बाद आप जो बोलिए वो फॉलो करता है। मतलब पहले उसकी नीड पूरा करते हैं हम लोग, फिर वो हमारी सुनता है। तो ऐसे कर करके उसको मतलब पढ़ाती है वाइफ, और उसमें भी काफी मतलब लग रहा है कि अच्छा इंप्रूवमेंट है उसमें। फ्लैश कार्ड वगैरह एक मैं बताऊंगा, नॉर्मली हमने काफी देखा ऑनलाइन वगैरह में कि नहीं मिलता है, बट मैं एक कार्ड दिखाता हूँ, शायद आप लोगों को फायदा हो जाए उससे। ये एक्चुअली अहमदाबाद की कंपनी है फ्लैश कार्ड करके, मैंने देखा नहीं कहीं, अगर ये हम लोग ऑनलाइन मंगाया था। ये एक फ्लैश कार्ड करके है। फ्लैश कार्ड इसमें क्या है कि लगभग 25 टाइप्स ऑफ सेट है इसमें, और वन सेट में लगभग 30+ कार्ड है इसके, 30-40 हैं। और इवन मतलब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा कि जो चीज इवन हमें नहीं पता होता है, ऐसी ऐसी चीज मतलब कुल मिलाकर के लगभग 1500-1600+ कार्ड है इसमें। तो आप लोग इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और इसमें एक चीज है कि लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू हो सकता है। इसमें 3 लैंग्वेजेज हैं, मतलब अगर कोई कार्ड है तो आप इसे देख सकते हैं, इसमें अगर ये इमेज है तो इसके साथ गुजराती, इंग्लिश एंड हिंदी, ये तीनों लैंग्वेज है। तो कोई दिक्कत, लैंग्वेज अगर बच्चा अगर हिंदी या इंग्लिश जान रहा है तो दी बेस्ट है, बाकी कुछ नहीं, सेफ है। तो इससे उसकी आइडेंटिफिकेशन काफी अच्छी हुई। एक हम लोग जो बेसिक सेट पकड़ते हैं, वैसे तो शुरुआत हम लोग ये कहते हैं कि घर में जो भी आइटम है नेट से उन आइटमों का फोटो निकाला, फिर प्रिंट आउट निकाला और उसको बताया कि चलो देखो ये ओरिजिनल है ऑब्जेक्ट, ये आपका पिक्चोरियल इमेज है। ऐसे कर करके उसका थोड़ा बढ़ा मतलब आइडेंटिफिकेशन। और फिर बाद में जाकर के ये कार्ड है, कार्ड का कोई एक सेट पकड़ते हैं और फिर उसको बताते हैं। तो लगभग लगभग मुझे लगता है कि 100 से भी ज्यादा, मतलब 2-3 सेट ऐसे हैं, जैसे एनिमल्स का हो गया, फ्रूट्स का हो गया, एंड मतलब और भी कुछ है ऐसे, इंस्ट्रूमेंट्स का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का हो गया। तो ये सारी चीजों में काफी कुछ वो मतलब पहचान लेता है, लगभग 100+ वेट हो गया आसपास कार्ड वो पहचानता है, इससे भी ज्यादा पहचानता, मतलब कुछ भी सिखाइए अब सीख लेता है वो। एंड हाउसहोल्ड जो भी आइटम है वो मैक्सिमम आइटम अब पहचान लेता है उसको। अगर वो बोल नहीं पाता है, हमें लगता है कि ये बोलता नहीं है तो शायद पहचानता नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। वो सुनता रहता है हम लोगों की बात और अंदर अंदर उसको समझ रहता है। अगर रेंडमली कभी बोलेंगे अच्छा ये ले आओ, तो हमें विश्वास नहीं होता कि वो उठा लेगा, बट वो उठा के ले आता है वो चीजें। तो ये सारी चीजें इसको मतलब लॉकडाउन में विदाउट एनी थेरेपिस्ट बट विद द हेल्प ऑफ ग्रुप कंटेंट हम लोग को काफी फायदा हुआ इससे। ग्रुप में रियली काफी यूजफुल ग्रुप है। मतलब एक आम अगर पेरेंट्स के लिए इतना सफिशिएंट मटेरियल है, होमवर्क के लिए बहुत सारा चीज है ग्रुप में। मतलब हम लोग रहते हैं इतना करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद मैं 10 से 15% ही कर पाता हूँ ग्रुप में जितना मटेरियल है। तो रियली ग्रुप काफी बेनिफिशियल है। ये अक्षर का एक्चुअली मैंने बताया कि शुरू से मतलब होता है ना कि हम लोगों को कभी ऐसा नहीं लगा, मतलब एज ए पेरेंट, कि बच्चे में कभी कोई किसी तरह की कोई दिक्कत है, मतलब चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो। फिजिकल तो थोड़ा बहुत था, बट आईक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कभी लगा नहीं कि ऐसा कुछ है इसमें इशू। जर्नी कभी ना उसकी बॉडी लैंग्वेज से, ना कभी उसके आइज कॉन्टेक्ट से, ना कभी उसकी अंडरस्टैंडिंग से। बट जो जो इसकी एज थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई, थोड़ा थोड़ा उसमें लैकिंग मुझे नजर आता रहा। पर यह है कि अभी रिकवर मोड में है, मतलब लग रहा है ठीक ठाक है। जो फर्स्ट फोटो देख रहे हैं ये फर्स्ट बर्थडे का इसका है, लगभग ये उसी समय का है। ये सेकेंड ईयर का ये है, ये थर्ड ईयर का ये रहा, फोर्थ ईयर का ये नोएडा का पार्क है कोई, एंड ये फिफ्थ ईयर अभी यहाँ पे जब था हमारे छत का ये फोटोग्राफ्स है। तो कुल मिला के ये इसका एक विजुअल जर्नी रहा। लास्ट में मैं कुछ एडवाइस, वैसे तो मैं बीच बीच में बता रहा हूँ जो जो लगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा। एक तो क्या है कि हम लोग होप छोड़, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने जिसमें पेरेंट्स का जो पेशेंस लेवल है वो लगभग लगभग खत्म हो चुका होता है। तो वो चीजें हमें थोड़ी सी मतलब स्टेबल करनी होगी। रिजल्ट मिलेगा, टाइम लगेगा, है ना, बट मिलेगा जरूर। जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हमें अपना एक्सपेक्टेशन पता रहता है हम कितना कहाँ तक बच्चा जाएगा, तो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा, बट उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। होम्योपैथ के बारे में मैंने बता दिया कि अगर कोई होम्योपैथ कहीं से दिखा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दिखा रहे हैं, एलोपैथ अगर चल रहा है, बायोमेडिकल चल रहा है ना, तो साथ में आप होम्योपैथ को भी चलाइए, इससे कोई नुकसान नहीं है।
और जैसा कि प्रमोद सर ने भी बोला है कि बहुत बार बोले हैं कि उनके डॉक्टर ने ये बताया था कि आप होम्योपैथ एंड एलोपैथ पैरेलली चला सकते हैं, कुछ प्रॉपर गैप के बाद, कुछ हाफ एन आवर का गैप के बाद आप मेडिसिन दोनों दे सकते हैं। तो जब इससे कोई नुकसान नहीं है और हम जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ फायदा है इससे, तो एक बार हमें ट्राई करना चाहिए। अगर जो कर सकते हैं तो इनसे एक बार कर लीजिए, आप भाई साहब से या जहां से भी। और एक और चीज है, समर्थ बुक करके अभी जून में गवर्नमेंट के पास है ना, कि अभी तक मतलब साल 1.5 साल पहले तक गवर्नमेंट के पास कोई प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट इसका नहीं है, ऐसे बच्चों का, ऑटिस्टिक बच्चों का, कि हम क्या करें ना करें। है थोड़ा बहुत जिगजैग सेटअप है इनका, बट अब चूंकि बहुत सारे जो पेशेंट बढ़ रहे हैं इसके, मतलब इस डिसऑर्डर के, तो अब गवर्नमेंट में भी थोड़ी बहुत इसकी जो चहलकदमी है वो शुरू हुई है। अभी गवर्नमेंट ने जून में एक बुक पब्लिश किया समर्थ करके। उसमें क्या है कि नॉर्मली क्या होता है कि ऑटिज्म, जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं या जो जीडीडी के बच्चे हैं या फिर इस तरह के डाउन सिंड्रोम जो भी बच्चे हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि 70% जो ट्रेड्स हैं वो कॉमन होते हैं बच्चों का, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, चाहे रिस्पेक्टिव ऑफ दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स और रिस्पेक्टिव ऑफ एनी चाइल्ड। 70% मुझे लग रहा है कि डिसऑर्डर्स लगभग लगभग जो वो सेम, मतलब जो उसका सॉल्यूशन है वो सेम है। तो इसीलिए इस बुक में क्या किया उन्होंने, अलग अलग ऑटिज्म का चैप्टर बनाया है, उसके बाद अगर जीडीडी है तो उसका बनाया है, किसी का आई कॉन्टेक्ट कम है तो उसका बनाया है, अगर बिहेवियरल इशू है तो उसका बनाया है। ऐसा कर करके पूरी एक बुक बनाई है, लगभग 100+ पेज का है। और उसमें मतलब जो भी आपके हाउस होल्ड आइटम्स हैं, घर में हर चीज मतलब अवेलेबल है, उसको लेकर के आप रूटीन बना करके बच्चों को करा सकते हैं। 1 डे तक बना बताया हुआ है मैंने इसे, इसको कंपोज किया हुआ। मैं प्रमोद सर को एक उसका एक मेरे पास है, मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट है, उसमें हमने पूरे बुक का एक समराइज करके सिंगल पेज में निकाल दिया है कि बच्चे को कब कब क्या क्या कराएंगे और इससे क्या फायदा है, उसका एक लिस्ट बना हुआ है। वो मैं सर को दे दूंगा, सर शेयर कर देंगे ग्रुप में। और मोस्टली वो मतलब वैसी चीजें जो भी आप करा रहे हैं उसके पैरेलली आप ये भी कराइए। और वो चीजें क्या है कि अगर घर में कोई आदमी हो तो दी बेस्ट। जैसे मैंने एक बोला था कि अगर हमारे घर के लोग अगर हमारे समस्याओं से अगर वो रूबरू हो जाएं, कन्विंस हो जाएं, मेरे बच्चे में ये दिक्कत है और जो लेवल हम फेस कर रहे हैं वो उस लेवल का एटलीस्ट 50-60% अगर वो समझ जाएं, तो कॉपरेशन, उनके कॉपरेशन से आपने समझ के बुक का सारा जो होमवर्क है वो हम करा सकते हैं बच्चों को। तो मैं उसका जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट वो मैं सर को भेज दूंगा, वो आप करा लीजिए। और बुक भी वैसे मिल जाता है, गवर्नमेंट साइट पे है, बट बुक भी मैं शेयर कर दूंगा, तो वो जिनको देखना होगा अपना मतलब सॉफ्ट कॉपी भी देख सकते हैं। दूसरा है एक खास करके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए, मुझे भी कुछ दिन पहले पता चला था, मैं ऐसे नॉलेज शेयर कर रहा हूँ कि अगर कोई हो ऐसे, तो अगर शेयर हो तो थोड़ा सा लोगों का स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। खास करके ऐसे बच्चों के पेरेंट्स जो बच्चे ज्यादा डिसेबल हैं, जो ज्यादा डिसेबल है और लग रहा है कि वो शायद उनका रिकवरी रेट भी कम हो या जैसा भी हो, मतलब अगर उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना है और उसमें परसेंटेज अच्छा खासा मिला हुआ है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वर्किंग हूँ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, अगर मैं डिस्चार्ज जाता हूँ, तो जो पेंशन स्कीम था पहले का, मैं तो हम लोग पुराने वाले हैं तो हमें ओल्ड एज पेंशन स्कीम मिल रहा है। जो भी पेंशन स्कीम है उसमें सरकार ये बोलती है कि जब तक आप हैं लाइव तो आपको मिलेगा पेंशन, आपके जाने के बाद आपकी वाइफ को मिलेगा पेंशन, और अगर इनकेस आप दोनों नहीं रहे तो टेंशन होती है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे पूछते हैं ऐसे बच्चों को लेकर के कि चलो यार जब तक हम हैं तब तक बच्चे को देख लेते हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स के बच्चे भी एक ही हैं, बच्चे अगर दो भी हैं तो कुछ लोगों ने ग्रुप में बोला क्या पता कल को वो सपोर्ट करे ना करे, दूसरा बच्चा कैसा निकला नहीं निकला जो भी है। तो ये सारे इश्यूज को लेकर के मतलब एक अच्छी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि हम दोनों के बाद बच्चे का टेक केयर कौन होगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी थर्ड पर्सन को, घर का कोई मेंबर या फिर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में या फिर कोई थर्ड पर्सन को आप एज ए नॉमिनी बच्चे का बना सकते हैं, जो कि आपका जो भी पेंशन था वो फुल पेंशन तो आप काट करके आपके बच्चे को मिलेगा टिल द टाइम बच्चा लाइव है। तो ये एक अच्छा फायदा है इसका। अगर थोड़ा वर्कआउट अगर किसी को चाहिए तो मैं जो मुझे दिया इनपुट मैं उनसे पता करके बता दूंगा। बट ये मतलब सिस्टम है, ये रूल है कि अगर कोई ज्यादा डिसेबिलिटी है और किसी को थोड़ा सा ऐसा डर लग रहा है मतलब इस तरह का, तो एक छोटा सा होप ये है कि कम से कम फाइनेंशियली अगर हम किसी को दे रहे हैं तो शायद बच्चे का टेक केयर वो बन जाए, ये है। और दूसरा एक ये है कि अभी एक क्योंकि हमारे ग्रुप में तो सारे लोग मतलब वेल एजुकेटेड हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, सब लोग चाहते हैं कि चलो मैं कुछ सीख करके कुछ ना कुछ बच्चों को करूं और करते भी हैं। मैं देखता हूँ कि ग्रुप में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं कि हम तो शायद उनका 2-3% भी नहीं है, मतलब नहीं कर पाते हैं केवल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो एक कॉमनली अपने इंडियन गवर्नमेंट का एक साइट है swayam.gov.in, इस पे एक कोर्स है चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल चैलेंजेस करके कोर्स का नाम है। ये 6 वीक्स का कोर्स है। अगर बच्चे के बारे में डिटेल से मतलब क्योंकि नॉर्मली क्या होता है
हैं 70% लगभग कॉमन ट्रेड्स होते हैं हर बच्चों में। तो आपको अपने बच्चे के बारे में ओवरऑल समझने में काफी मतलब फायदा करेगा ये कोर्स। शायद अभी है ये, मतलब कुछ दिन पहले उन्हें, अभी भी साइट पे आपको मिल जाएगा इसके कंटेंट जो भी है। तो हमारे काम का जो है आप उसको लेकर के, मतलब हर वीक का एक एक सेशन है उसमें, इवन उसमें पीडीएफ दिया हुआ है उस साइट पे, आप डाउनलोड करके उसको दे सकते हैं, जो भी हमारे काम का है वो ले सकते हैं। अगर आपको, अगर कोई सर्टिफिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चाहते हैं कि मैं इस कोर्स को करूं, तो ये 6 वीक्स का कोर्स है। और ये हैदराबाद का कोई इंस्टीट्यूट है, दिल्ली का कोई है, दोनों की कोलैबोरेशन से ये मतलब कोर्स ऑर्गेनाइज हो रहा है ये, जिसमें आप एग्जाम देकर के इसका सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं। और अगर किसी को थोड़ा बहुत अगर करियर वगैरह भी इस सेक्टर में कभी कोई लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो थेरेपिस्ट हैं, तो उनको शायद ये एक एड ऑन सा काम करे ये कोर्स, तो उसमें इनरोल होकर के अपने आप अपना जो नॉलेज लेवल है वो थोड़ा सा एनहांस कर सकते हैं उसमें। तो दैट्स ऑल अबाउट द जर्नी ऑफ सक्सेस। अभी अगर ग्रुप नंबर में हमारा जो भी जर्नी रहा, उसमें अगर कुछ और चीज पूछना चाहते हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। Yeah, so right now actually it's a 6 minutes, so we will share 3-4 more minutes. So अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। Okay, I don't think so. So no worries. हम लोग अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन होगा तो वो ग्रुप में पूछ लेगा। ठीक है सर, तो थैंक यू सो मच अमरीश जी फॉर शेयरिंग ऑल दीज इन्फॉर्मेशन। डेफिनेटली आई बिलीव कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी, बहुत सी चीजें तो मुझे भी नहीं मालूम थी अभी, और ये मैं चेक करूंगा जो वेबसाइट वगैरह आपने बताया। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एंड योर टाइम। ओके, सो सबसे बड़ा तो थैंक यू आपको कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया ना, जिससे काफी लोगों को फायदा हो रहा था इससे। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। या थैंक यू।